मैंने इसे अमेरिकन लेबोरेटरी में देखा था, पर वो इतना बड़ा नहीं था। कि तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा पीस है। इतना बड़ा पीस तुम्हें कहाँ से मिल गया? ये कैंसर के इलाज में बहुत यूजफुल होता है। निशा के इतना कहते ही कमरे में खड़ा हर शख्स हैरान था, खासतौर पर वो जो लोग कुछ देर पहले इस कैलिफोर्नियम को देखकर ध्रुव का मजाक उड़ा रहे थे। उनकी शक्ल तो देखने लायक थी। आज पहली बार सभी ने ऐसी चीज देखी थी जिसके हर ग्राम की कीमत $30 मिलियन थी। और उससे बड़ी बात ये कि इसे खरीदने की एक्सेसिबिलिटी, पैसे किसी के भी पास हो सकते हैं, पर इसे खरीदने के लिए एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड चाहिए, जो वहां मौजूद इंडिया के मोस्ट एलीट ग्रुप में से तो किसी के पास भी नहीं था। और ध्रुव कितना पोलाइट था, उसने केवल एक बार कहा कि वो तृप्ति की गुड हेल्थ के लिए कैलिफोर्नियम लाया है। इसके बाद उसने अपने पर बनते मजाक के जवाब में कुछ नहीं कहा। जब उसे पार्टी से निकाला गया तो वो चुपचाप चला गया। लोगों की सिंपैथी और रिस्पेक्ट ध्रुव के लिए कई गुना बढ़ गई थी। इस मौके पर जाकर सबको समझ में आया कि वो कितने बड़े गधे थे, और तृप्ति को समझ में आया कि ध्रुव ने इसे देते वक्त फॉर योर गुड हेल्थ क्यों कहा था। और बॉक्स में रखा कैलिफोर्नियम 3 ग्राम का था, मतलब ध्रुव ने उसे $90 मिलियन का गिफ्ट दिया था। अंजुम की माज़राटी कार से इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा ध्रुव का गिफ्ट अंजुम की गिफ्ट से कई गुना ज्यादा काम का था। पर निशा का सवाल अभी भी वही था, पर ये तुम्हें कहाँ से मिला? मेरे एक क्लासमेट ने मुझे दिया है। मैंने उससे कहा था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करे, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो मुझे इतना महंगा गिफ्ट देगा। तृप्ति की बात सुनकर निशा हैरत से कभी तृप्ति को तो कभी कैलिफोर्नियम को देख रही थी। निशा ने हंसते हुए कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे क्लासमेट कहाँ मिलते हैं। सच कहूँ तो तृप्ति, तुझे तेरा मिस्टर राइट मिल गया है। वो केवल पैसे वाला नहीं है, उसके पास बहुत अच्छे लिंक हैं। वो तेरी केयर करता है। उसे इस बात की भी कोई परवाह नहीं है कि कोई उस पर हंसेगा। निशा ने तृप्ति को समझाया, फिर आगे कहा, वैसे कहाँ है तेरा मिस्टर राइट? सच में ध्रुव जैसे लोग सभी लड़कों के रोल मॉडल थे। सभी के मन में ध्रुव के लिए कितनी रिस्पेक्ट उमड़ रही थी। तभी किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। अंजुम बेवकूफों की तरह जोर जोर से हंस रहा था। कुछ लोगों को लगता है 1 ग्राम का टूटा हुआ कोई टुकड़ा $1 मिलियन का होगा। अनपढ़ लोग सच में टेरेबल होते हैं। एक लग्जूरियस कार का इससे क्या मुकाबला? निशा और तृप्ति उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ऐसे देख रही थी। तभी भीड़ में से किसी ने उससे गूगल करने को कहा। तब जाकर उसे पता चला कि कैलिफोर्नियम सच में प्राइसलेस था, और तृप्ति के पास जो टुकड़ा था ऐसे ही फोटो उसे ऑनलाइन भी देखने को मिल रही थी। कैलिफोर्नियम के सामने अंजुम की माज़राटी कुछ भी नहीं थी। इसके बाद अंजुम सारी रात कुछ नहीं बोला। अंजुम को लग रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसी में समा जाए। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था, मुझे आज ध्रुव के कारण मुंह छुपाना पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्रुव ने निशा के साथ मिलकर मेरी बेइज्जती की हो। वैसे तो ये है ही इतना महंगा, पर पैसे होने के बाद भी मैं उसे नहीं खरीद सकता। तो ध्रुव को ये कैसे मिल गया? कसम से मैं इस ध्रुव को नहीं छोड़ूंगा। अंजुम अपने आप से ध्रुव को ना छोड़ने का वादा कर रहा था। तृप्ति का मन ही नहीं लग रहा था। पूरी पार्टी में वो उदास थी। अंत में सभी के जाने के बाद तृप्ति से रहा नहीं गया। तृप्ति ने अपना फोन निकाला और ध्रुव को मैसेज किया, ध्रुव, तुम कहाँ हो? मैं अभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेरा विश्वास करना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर जो कुछ हुआ वो मेरे हाथ में नहीं था। एक बार मिलो, मुझे तुमसे मिलकर तुमसे माफी मांगनी है। तृप्ति का मैसेज देखकर ध्रुव हैरान था। निहाल ने उससे कहा था कि रिच बनने के लिए उसके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए। केवल एक इल एजुकेटेड बंदा ही एरोगेंस दिखाता है, पर असल में रिच इंसान के अंदर अपना अपमान सहने की क्षमता होती है। ध्रुव जानता था कि तृप्ति की कोई गलती नहीं थी। अगर वो ध्रुव की इंसल्ट करना चाहती तो ध्रुव को 10 लाख रुपए दे देती। इसके अलावा ध्रुव को तृप्ति से पूछना था कि क्या उसकी किताब में पेपर स्टार तृप्ति डाल रही थी। ध्रुव ने जवाब दिया, ओके, मैं यूनिवर्सिटी गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ध्रुव का जवाब सुनकर तृप्ति के चेहरे पर हैरानी थी। उसके अंदर जरा भी एटीट्यूड नहीं था। वो कितनी जल्दी सब कुछ भूल गया और तृप्ति को माफ भी कर दिया। अगर उसकी जगह अंजुम होता या लकी होता तो अभी कुछ और ही तमाशा हो रहा होता। तृप्ति अपने कपड़े चेंज कर स्पोर्ट्स वेयर पहनकर बाहर निकल ही रही थी कि निशा ने पूछ लिया, इतनी रात को किधर चली? तृप्ति ने उसे देखकर कहा, मुझे कुछ भूख लगी है, मैं बाहर कुछ खाने जा रही हूँ। जिस पर निशा ने आंखें मचकाते हुए कहा, पर तुझे देखकर लग रहा है जैसे तू किसी सीक्रेट डेट पर जा रही है। निशा की बात सुनकर तृप्ति की शक्ल चेंज हो गई। वो बस मुंह घुमाकर बोली, मुझे भूख लगी है, बाय। इतना कहकर तृप्ति घूमी और वहां से चलती बनी। उसे लगा थोड़ी देर रुकी तो निशा सब पकड़ लेगी। करीब आधे घंटे बाद
तृप्ति यूनिवर्सिटी गेट के पास कैब से बाहर निकली और ध्रुव को ढूंढते हुए पैदल चली आ रही थी। ध्रुव उसे दूर से आता हुआ देख रहा था। तृप्ति के लंबे बाल हवा में बिखर रहे थे और उसकी किलर स्माइल ध्रुव की हार्ट बीट को बढ़ा रही थी। आज ही सुबह ध्रुव उसके कमरे में था जब वो अपने कपड़े बदल रही थी। उसे वॉक करके आता हुआ देख ध्रुव उसके बारे में ही सोचने लगा। तुम्हें वेट कराने के लिए सॉरी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने चले? खाना क्यों नहीं खाया अपने बर्थडे की ग्रैंड पार्टी में? तुम्हारी याद आ रही थी तो खाना नहीं खा पाई। तो क्या खाना है? तुम्हारी पार्टी है, जो चाहो वो खिलाओ, खा लूंगी। बाय द वे तृप्ति, क्या तुम पेपर फोल्ड कर स्टार बनाना जानती हो? ध्रुव के पूछने पर तृप्ति ने उसे हैरानी से देखा। ध्रुव ने देखा तृप्ति की आंखों में बियर का हल्का सा नशा था और आंखों में पूरी ईमानदारी थी। पेपर फोल्ड कर स्टार बनाना, ये क्या होता है और तुम क्यों पूछ रहे हो? तृप्ति ने ध्रुव के जवाब में हैरानी से पूछा। तृप्ति की आंखें देखकर लग रहा था जैसे वो सच में ही नहीं जानती कि पेपर फोल्ड कर स्टार कैसे बनाए जाते हैं। रात को तृप्ति के कहने पर ध्रुव उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में ले गया था जहां पर दोनों ने डिनर किया और साथ ही तृप्ति ने थोड़ी और बियर भी पी। डिनर के बाद दोनों लोग यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में ऐसे ही हाथ पकड़कर टहल रहे थे। चारों ओर लोगों की नजरें उन दोनों पर ही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ध्रुव जैसा झींगा तृप्ति जैसी जलपरी को लेकर रात में यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है। तृप्ति आमतौर पर रिजर्व रहती थी। लोगों ने उसे इस तरह यूनिवर्सिटी में आवारा घूमते कभी नहीं देखा था। डिनर करने के बाद ध्रुव जानना चाहता था कि उसकी किताब में पेपर स्टार्स कौन डालता था, पर तृप्ति से बात कर साफ हो गया था कि तृप्ति नहीं थी। इसलिए ध्रुव और भी ज्यादा हैरान था कि अगर तृप्ति वो पेपर स्टार्स नहीं डाल रही है तो फिर कौन हो सकता है। तृप्ति हल्के नशे में थी। वो अभी भी ध्रुव का जवाब सुनने के लिए ध्रुव को ही देख रही थी। ध्रुव ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बचपन में हम लोग बनाते थे। ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा तो तृप्ति भी मुस्कुराकर चारों ओर देख रही थी। रात बहुत शांत थी। उधर अंजुम लोहिया को शांति नहीं मिल रही थी। वो अभी तक तृप्ति की बर्थडे पार्टी में अपने अपमान को भूल नहीं पाया था। उसने पहली बार कैलिफोर्नियम को देखा था और आज कैलिफोर्नियम के कारण ही उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी। उसे गुस्सा इस बात का भी था कि तृप्ति ने उसका गिफ्ट लेने से मना कर दिया था। ध्रुव के जाने के बाद निशा ने बताया कि कैलिफोर्नियम क्या होता है। तब से तृप्ति उखड़ी उखड़ी सी रह रही थी और पूरी पार्टी में उसने एक बार भी अंजुम की तरफ देखा भी नहीं। अंजुम को गुस्सा इस बात का था कि ध्रुव को अगर तृप्ति ने अपना बॉयफ्रेंड बनाने की एक्टिंग करने को कहा था तो उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तृप्ति को इतना महंगा गिफ्ट दे सके। तृप्ति की बर्थडे पार्टी से वापस आकर अंजुम लगातार कैलिफोर्नियम के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। बात सच थी, कैलिफोर्नियम केवल महंगा ही नहीं था, वो मेडिकल फील्ड में भी काफी हेल्पफुल था। तृप्ति की बड़ी बहन निशा की बताई हर एक बात सच थी। निशा की बात पर वैसे भी डाउट नहीं किया जा सकता था। उसने दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और अपनी मेहनत से एक मेडिकल कंपनी खड़ी की थी जिसमें वो सीईओ की पोस्ट संभाल रही थी। वो कभी किसी की तारीफ नहीं करती थी, पर आज वो ध्रुव की जी भरकर तारीफ कर रही थी। इस बात से अंजुम और भी ज्यादा नाराज था। ध्रुव, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे जैसा इंसान कैलिफोर्नियम कहां से ले आया, पर तुम्हारी ये चालें मुझ पर नहीं चलेंगी। तेरा खेल खत्म ध्रुव। और निशा तेरे उस गिफ्ट को कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही थी ना, उसे भी इसकी सजा मिलेगी। निशा खुद तेरी शक्ल से भी नफरत करेगी। अंजुम के दिमाग में एक खतरनाक प्लान चल रहा था और अंजुम ने अपने बगल में खड़े शख्स के कान में कुछ कहा। पूरा प्लान सुनने के बाद उस शख्स ने अपना अंगूठा उठाकर अंजुम से कहा, ग्रेट आइडिया अंजुम सर, क्या लोमड़ी का दिमाग पाया है आपने। उस आदमी के चेहरे से दुष्टता टपक रही थी। इसके बाद ध्रुव अपनी पूरी जिंदगी सोचेगा कि अंजुम से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। ध्रुव, अब जिंदल फैमिली तुझसे इतनी नफरत करेगी। इतना कहकर अंजुम जोर जोर से हंसने लगा। उधर इन सब से बेखबर तृप्ति और ध्रुव हाथ पकड़कर टहल रही थी और यूनिवर्सिटी के सब लोगों की नजर उन दोनों पर थी। लोगों का इस तरह से हाथ पकड़कर टहलना कोई नई बात नहीं थी, पर तृप्ति को ध्रुव जैसे के साथ देखकर लोग हैरान थे। रात हो रही थी, तभी ध्रुव को याद आया कि तृप्ति यहाँ हॉस्टल में नहीं रहती थी, इसलिए उसने तृप्ति को वापस भेजने के लिए कैब मंगवा ली। रात बहुत हो रही है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? पर तृप्ति को ध्रुव का साथ इतना पसंद आ रहा था कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी देर मनाने के बाद तृप्ति को ध्रुव ने निहाल की भेजी एक कार में सेफली घर भिजवा दिया। वैसे तो ध्रुव खुद उसे घर छोड़ने जाता, पर तृप्ति जा ही नहीं रही थी, इसलिए उसने निहाल की भेजी कार में उसे घर भिजवा दिया। इसके बाद ध्रुव वापस यूनिवर्सिटी में अपनी क्लासरूम की तरफ गया, जहां आमतौर पर वो पढ़ाई करता था। निहाल से मिलने के बाद ध्रुव अपनी पढ़ाई और बाहर की चीजों में बराबर का इंटरेस्ट ले रहा था। जैसे ही वो क्लासरूम में अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंचा, उसे लगा वहां पहले से ही कोई है। ध्रुव ने ध्यान से देखा
पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इंसान कौन है। पर उसका फिगर किसी लड़की सा लग रहा था। उसे देखकर ध्रुव अपनी ही जगह पर छिपा रह गया। वो लड़की चुपचाप ध्रुव की जगह पर पहुंची, डेस्क का लॉक खोला, ध्रुव की एक किताब निकाली। उसने अपने बैग से एक पेपर स्टार निकाल कर रख दिया। उसके हाथों के एक्शंस बता रहे थे कि वो कई बार ये काम कर चुकी थी। ध्रुव अपनी जगह पर ही छिपकर उसे देखता रहा। फिर वो साया आया बाहर। कॉरिडोर की लाइट जल रही थी। ध्रुव ने ध्यान से देखा और हैरत में ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी से मतलब न रखने वाली मालिनी कुमावत उसे पेपर स्टार क्यों देती है? मालिनी काफी खूबसूरत थी और वो क्लास में हमेशा लो प्रोफाइल रखती थी। उसे बोलने की दिक्कत थी। बचपन में उसके साथ कोई हादसा हुआ था जिसके कारण वो बोल नहीं पाती थी। हालांकि वो सुन सकती थी, वो किसी से बात नहीं कर सकती थी और लोग भी उससे बात करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थे। हैंडीकैप्ड कोटे से उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो मिल गया था, पर क्लास में वो जरा भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी क्योंकि लोगों ने उसे पूरी तरह से अपने से दूर रखा हुआ था। वो मालिनी कुमावत ही थी जो इतने टाइम से ध्रुव को पेपर स्टार्स दे रही थी। क्या तुमको चलना भी नहीं आता? बोल नहीं सकती तो कम से कम देख तो लो। इसीलिए तुम्हारी तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता। बोलना तो तुम्हें आता नहीं है, देख भी नहीं पाती। मालिनी कीचड़ में गिर गई थी और उसके सारे कपड़े गंदे हो चुके थे, पर कोई उसे उठाने नहीं आया, बल्कि सभी लोग मालिनी के गिरने पर उसका मजाक बना रहे थे। मालिनी अकेले अपने हॉस्टल रूम से यूनिवर्सिटी में क्लास अटेंड करने आ रही थी। उसने काफी अच्छी ड्रेस पहन रखी थी। ध्रुव वैसे तो कभी मालिनी पर इतना ध्यान नहीं देता था, पर कल रात उसने मालिनी को अपनी किताब में पेपर स्टार्स रखते हुए देखा था। तब से ध्रुव का ध्यान मालिनी पर अपने आप ही चला गया। मालिनी म्यूट थी, पर थी कमाल की सुंदर। वो शांति से आ रही थी। उसमें कभी किसी की नजरों में झांकने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए हमेशा नजरें झुकाकर चलती थी। रास्ते में अलीशा का पूरा गैंग उसे आते हुए देख रहा था। अलीशा ने मालिनी को आते हुए देखा तो उसके पीछे चलने लगी और जैसे ही मालिनी ग्राउंड में भरे कीचड़ के पास पहुंची तो अलीशा ने उसके पैरों के बीच अपने पैर फंसाकर उसे गिरा दिया। मालिनी कीचड़ में गिरी तो वहां खड़े लोग जोर से हंस दिए। उसे उठाना तो दूर, सबके सब उसका मजाक बना रहे थे। अलीशा वही थी जिसने कुछ दिन पहले ध्रुव के ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था और बाद में उसे बेइज्जत भी होना पड़ा था। ध्रुव ने अलीशा की यह हरकत देखी तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तेजी से दौड़ता हुआ आया और सबको डांटते हुए मालिनी को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अलीशा इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो और चलते हुए जानबूझकर मालिनी को इग्नोर करते हुए मालिनी के हाथों के ऊपर चलते हुए निकल गई। ध्रुव जानता था कि अलीशा जानबूझकर ये सब कर रही थी। पिछली बार की घटना के बाद ध्रुव अलीशा से कोई मतलब नहीं रखना चाहता था, पर अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अलीशा को धक्का देकर एक तरफ कर दिया। दूर हटो उससे। मालिनी अपने हाथ से हिला रही थी। उसकी उंगलियों के ऊपर अलीशा के जूतों के निशान देखे जा सकते थे। अलीशा को उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव बीच में आ जाएगा। ध्रुव के धक्के से वो कुछ दूर जाकर गिरते गिरते बची। तेरे जैसा मक्कार यहाँ क्या कर रहा है? मैं उसका हाथ नहीं देख पाई, पर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? स्पाइनलेस ध्रुव! अलीशा के इतना कहते ही ध्रुव और अलीशा के बीच गहमा गहमी शुरू हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि अलीशा को जमीन में गिरी मालिनी दिखाई ही ना दी हो? अलीशा जानबूझकर कर रही थी। दोनों के बीच लगातार बहस हो रही थी जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। यूनिवर्सिटी से दूर किसी कोने में तृप्ति और आभा भी इस लड़ाई को होते हुए देख पा रहे थे। आभा ने तृप्ति से कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था वो एक नंबर का घटिया इंसान है। वो मालिनी की नजरों में खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तृप्ति को आभा की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आभा को देखकर गुस्से में कहा, तू कुछ देर चुप रहेगी तो गूंगी नहीं हो जाएगी। जब मौका मिलता है ध्रुव को लेकर बक शुरू कर देती है। तृप्ति की बात सुनकर आभा ने उसे हैरानी से देखकर कहा, तृप्ति, तू ये कैसी बातें कर रही है? मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुझे याद नहीं है कल तेरी बर्थडे पार्टी में उसने क्या किया था? निशा के आने से पहले आभा वहां से चली गई थी, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि ध्रुव ने उसे जो गिफ्ट दिया था वो था क्या। पर तृप्ति उसे कुछ समझाने के मूड में नहीं थी। एक तो आभा कुछ सुनेगी नहीं, दूसरा बहस अलग से शुरू कर देगी। इसीलिए तृप्ति ने आभा से बस इतना ही कहा, आभा मेरी बेस्ट फ्रेंड, तू ये नॉनसेंस बोलना बंद करेगी? साफ दिख रहा है कि अलीशा ने मालिनी को गिराया है। वो मालिनी को बुली कर रही है और ध्रुव उसे बचा रहा है। तृप्ति की बात सुनकर आभा के मुंह से केवल इतना ही निकला, क्या तेरा दिमाग खराब है? उधर ध्रुव और अलीशा के बीच बहस बढ़ती जा रही थी। मालिनी को अपनी क्लास अटेंड करने की जल्दी थी, पर ध्रुव अलीशा से माफी मंगवाने पर तुला हुआ था। अलीशा की गलती थी, पर वो किसी भी सूरत में मालिनी से माफी मांगने वाली नहीं थी। माफी मांग उससे। ध्रुव को अपनी इमेज की भी चिंता थी।
वो बस मालिनी को इस तरह से बुली होते हुए देखकर उसकी मदद करने के लिए आगे आ गया था। अलीशा भी सबके सामने ध्रुव से दबने वाली नहीं थी। हालांकि वो जानती थी कि ध्रुव भी काफी पैसे वाला था। अलीशा कैसे भी करके इस जगह से हटना चाहती थी, पर गलती उसी की थी। वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए लोगों की सिंपैथी लेने के लिए ड्रामा करने लगी। ध्रुव, इस गूंगी ने मेरे कपड़े गंदे किए थे। अलीशा ने अपनी पैंट की ओर इशारा करते हुए कहा, क्लास के बाद मुझे डेट पर जाना था। अब इस पैंट को ड्राई क्लीन कराने में कितना खर्च हो जाएगा? जब उसने गलती की है तो मैं क्यों सॉरी बोलूं? ध्रुव के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो अलीशा को अच्छे से जानता था। तो तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो? ध्रुव की बात सुनकर अलीशा का चेहरा उतर गया। उसने पैसों का जिक्र किया था। उसे इस बात का भी गुस्सा था कि ध्रुव मालिनी के लिए खड़ा हो गया था। ध्रुव, क्या तुम उस गूंगी के लिए मुझसे भिड़ना चाहते हो? इतना कहकर अलीशा मालिनी की तरफ झपटी। मालिनी को पता नहीं था कि आखिर चल क्या रहा है। वो थोड़ी पीछे हट गई और ध्रुव अलीशा को रोकने के लिए आगे बढ़ा, पर उसी वक्त अलीशा का बैलेंस बिगड़ा और वो खुद भी उसी कीचड़ में गिर गई। हालांकि गलती उसी की थी। उसे कीचड़ में सना देखकर वहां खड़ी भीड़ ठहाका मारकर हंस पड़ी। लोग कीचड़ में सनी अलीशा को देखकर मजे ले रहे थे। अलीशा अपनी हालत देखकर गुस्से से पागल हो चुकी थी। ध्रुव, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर अलीशा रोते हुए भाग गई। दौड़ती हुई अलीशा अपने कमरे में पहुंची और कीचड़ में सने अपने कपड़ों को देखकर गुस्से में आ गई। उसने रोते हुए अपना फोन निकाला और किसी को सारी बातें बताकर कहा, उसने मुझे कीचड़ में धकेल दिया। तुम्हें इसका बदला लेना होगा। थोड़ी देर बाद अलीशा के कमरे में 40 साल का एक आदमी आया। तो ये सब ध्रुव का किया धरा है। तुम चिंता मत करो, वो अब दोबारा यूनिवर्सिटी में दिखाई नहीं देगा। मैं उसे इस यूनिवर्सिटी से ही निकाल दूंगा। एक 40 साल का आदमी अलीशा के कमरे में बैठा उसके साथ करीब 1 घंटे से बातें कर रहा था। अंत में उठकर खड़ा होते हुए वो बोला, क्रिश यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर था। अलीशा ने उसे रोते हुए सारी बात बताई थी। वो तुरंत अलीशा के कमरे में खुद चलकर आया। इससे पहले भी अलीशा ने क्रिश से ध्रुव की शिकायत की थी। जब ध्रुव पर अलीशा ने चोरी का इल्जाम लगाया था तब भी उसे ऐसे ही बेइज्जत होना पड़ा था। सारी बात सुनकर अंत में क्रिश ने अलीशा से ध्रुव को बाहर निकालने का वादा कर दिया। अलीशा उसकी बात सुनकर खुशी से उसके गले लिपटते हुए बोली, It's so kind of you, Krish. I love you so much. इतना कहती ही अलीशा क्रिश से लिपटकर उसके होंठ चूमने लगी। थोड़ी देर बाद क्रिश चलते हुए बोला, मुझे लग रहा है तुम्हारा मूड बहुत खराब है। अच्छे से तैयार होकर आधे घंटे बाद मुझसे मेरे ऑफिस में आकर मिलो, मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूँ। अलीशा इस बात का मतलब समझकर मुस्कुरा दी और क्रिश चलता बना। उधर ध्रुव अपनी क्लास खत्म कर बैडमिंटन ग्राउंड में आ चुका था। तभी उसका क्लास टीचर चलता हुआ आया। ध्रुव, चलो बहुत हुआ बैडमिंटन, अभी चलो मेरे साथ, अपना सारा सामान पैक करो और यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। क्लास टीचर ने ध्रुव से कहा। वो वैसे भी ध्रुव को पसंद नहीं करता था और आज तो उसे ऊपर से ऑर्डर भी मिल गए थे। क्लास टीचर की बात सुनते ही ध्रुव को समझ में आ गया था कि क्या चल रहा है। क्लास टीचर ने जानबूझकर हमेशा ध्रुव की स्कॉलरशिप में अड़ंगे लगाए थे और आज इतनी बदतमीजी से बात करने के पीछे जरूर उसे पीछे से कुछ सपोर्ट मिला था। उधर बैडमिंटन कोर्ट में जैसे ही लोगों ने क्लास टीचर की बात सुनी सभी हंसने लगे। एक आवाज आती है, ध्रुव, जो किया था वो भरो। तुम अपनी हिम्मत तो देखो, तुम एक लड़की पटाने के लिए दूसरी को कीचड़ में फेंक दोगे। अब झेलो। अगर खुद में काबिलियत नहीं थी तो क्यों पंगा लिया? एक गूंगी लड़की के लिए लड़ने की क्या जरूरत थी? अब तुम्हारी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। मालिनी भी वहीं खड़ी थी। उसने ध्रुव की बाह पकड़कर हाथों से इशारा करते हुए कहा कि वो ना जाए। ध्रुव ने मालिनी को समझाया कि क्लास टीचर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ध्रुव का इशारा देखकर क्लास टीचर का गुस्सा भड़क उठा। वो कुछ कहने ही जा रही थी कि ध्रुव ने पूछ लिया, तो तुम मुझे यूनिवर्सिटी से एक्सपेल करोगे? क्लास टीचर पहले से ही गुस्से में था। ध्रुव के सवाल ने उसे और गुस्सा दिलवा दिया। ऑफ कोर्स, तुम्हारे खिलाफ कई शिकायतें आ रही हैं और वैसे भी मुझे तुमसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें कारण बताने की। अभी चलो मेरे साथ। पहले कभी क्लास टीचर ऐसे बात करता तो ध्रुव उसके पैरों में लौट जाता, पर अब ध्रुव वो पहले वाला ध्रुव नहीं रहा था। ध्रुव अभी जवाब में कुछ कहता तब तक ध्रुव के मोबाइल पर एक मैसेज आया। ध्रुव ने मैसेज पढ़ा, हेलो मिस्टर गिल, हम कब मिल सकते हैं? रिगार्ड्स, जय किशन। मैसेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के जय किशन की तरफ से आया था, जो किसी बड़ी पोजीशन पर थे। ध्रुव और निहाल कुछ दिन पहले ही इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहे थे। ध्रुव को लगा कि गिल फैमिली के पास पैसों की कमी नहीं थी, पर उनके पास टैलेंटेड लोग नहीं थे। इसलिए ध्रुव ने अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ खास हिस्सा शिक्षा में भी खर्च करने का प्लान बनाया था। उसने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ने के लिए सपोर्ट देने का प्लान बनाया था और इसलिए जय किशन उससे मिलना चाहता था।
हालांकि जय किशन ये नहीं जानता था कि ध्रुव खुद यूनिवर्सिटी का एक गरीब बच्चा है। ध्रुव के पास पिछले कुछ दिनों से टाइम नहीं था, पर आज उसके पास टाइम ही टाइम था। क्लास टीचर ध्रुव को अपने मोबाइल में मैसेज पढ़कर हंसता हुआ देख गुस्से से पागल हो रहा था। ध्रुव ने क्लास टीचर को इग्नोर कर रिप्लाई किया, हेलो मिस्टर जय किशन, आप अभी आ जाइए, हम अभी मिल लेते हैं। तुरंत ही जय किशन का मैसेज आ गया कि उसे कहाँ आना होगा। इधर ध्रुव को मैसेज भेजते देख क्लास टीचर गुस्से में भड़क कर बोला, किसी को भी मैसेज कर लो, आज तुम्हें जाना ही होगा। ध्रुव ने क्लास टीचर से पूछा। कहाँ जाना होगा? क्लास टीचर ने गुस्से में जवाब दिया, क्या मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं? मैं तुम्हें अगर यूनिवर्सिटी से निकाल रहा हूं तो तुमको मेरे ऑफिस में ही आना होगा। इतना भी कॉमन सेंस नहीं है? क्लास टीचर सबके सामने ध्रुव को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा था और चारों ओर खड़ी भीड़ ध्रुव का मजाक बना रही थी। ध्रुव ने हंसते हुए जवाब दिया, पर मेरा कॉमन सेंस कह रहा है कि कहीं तुम्हें ही यूनिवर्सिटी से बाहर निकालना ना पड़ जाए। इतना कहकर ध्रुव ने फिर से मैसेज किया, हेलो मिस्टर जय किशन, आप मुझसे यूनिवर्सिटी के सबसे बेहुदे टीचर के ऑफिस में 17th फ्लोर में आकर मिलिए। ध्रुव का जवाब सुनकर सारे लोग खिलखिलाकर हंस दिए। एक आवाज आई, इतिहास में पहली बार एक लड़का अपने टीचर को कॉलेज से निकालने की बात कर रहा है। इसके साथ ठहाकों की एक तेज आवाज आई। ध्रुव की बात सुनकर क्लास टीचर गुस्से में था, पर सभी के सामने हंसने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसका चेहरा और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने गुस्से में कहा, तो तुम मुझे यूनिवर्सिटी से निकालोगे? ध्रुव गिल, मैं आज तक जितने लोगों से मिला हूं उनमें तुम सबसे ज्यादा बदतमीज लड़के हो। भले ही तुम्हारे ग्रेड्स अब तक अच्छे रहे हों, पर तुम्हारे कारण हमारी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंच सकता है। आज तो तुमने अपनी एक क्लासमेट पर हाथ भी चला दिया था। तुम एक लड़की को कीचड़ में फेंक कर मुझे यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने की बात कर रहे हो। तुरंत मेरे ऑफिस में आओ, मैं देखूं तुम्हें कौन बचाता है। इतना कहकर क्लास टीचर पलटा और बगैर कुछ बोले चल दिया। वो अपने दिल के इमोशंस सबके सामने बाहर निकालने से बचना चाहता था, पर ध्रुव को क्लास टीचर के एक्सक्यूजेस से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक इंसान की कैपेबिलिटी उसके शब्दों से ज्यादा एक्शन में दिखती है। क्लास टीचर पलट कर जा ही रहा था, पीछे से ध्रुव ने जोर से आवाज लगाकर कहा, तो चलो देखते हैं कौन किसी यूनिवर्सिटी से बाहर निकालता है। मैं पहले दिन से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम यहाँ पढ़ने वाले गरीब स्टूडेंट्स के साथ सौतेला व्यवहार करते आए हो, फिर चाहे मैं हूँ या मालिनी या कोई और। तुम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लायक नहीं हो। मैं इन सभी के सामने तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम किसी स्टूडेंट को बुली नहीं कर पाओगे। ध्रुव को ऐसा बोलता हुआ देखकर पूरे बैडमिंटन कोर्ट में सन्नाटा छा गया। तुम कैंटीन में मेरा वेट करो और डोंट वरी, मुझे इस देश का शिक्षा मंत्री भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। इस क्लास टीचर की क्या हैसियत। ध्रुव मालिनी को समझा रहा था। मालिनी ध्रुव को हाथ पकड़कर इशारों में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। उसे लगा कि ये सब उसकी वजह से हो रहा था। वो ध्रुव से कह रही थी कि माफी मांगकर बात को खत्म करे, पर अब बात हाथ से निकल चुकी थी और ध्रुव ने अपनी क्लास टीचर को चैलेंज कर दिया था। थोड़ी दूरी पर क्लास टीचर गुस्से में पागल हो चुका था और खुद को कंट्रोल कर ध्रुव को देख रहा था। अब तक यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मौजूद लगभग सभी लोग बैडमिंटन कोर्ट में आ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शो चल रहा है। हर तरह की बातें चल रही थी। सभी ध्रुव को बाहर निकालने में क्लास टीचर को सपोर्ट कर रहे थे। लोगों को एक गरीब लड़की का यूनिवर्सिटी में इस तरह का एरोगेंस पसंद नहीं आ रहा था। मालिनी डरी हुई थी। केवल तृप्ति ही ऐसी थी जो ध्रुव को लेकर चिंतित हो रही थी। हम क्या करें? ध्रुव को ऐसे यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। पर तृप्ति की बात सुनकर आभा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तृप्ति को झिड़कते हुए कहा, तुम देख नहीं रही हो वो कितना बदतमीज है। उसे तो धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। वैसे भी ये तुम्हारा काम नहीं है। यूनिवर्सिटी को अपना काम करने दो। उधर क्लास टीचर के पीछे पीछे ध्रुव भी उसके ऑफिस में आ पहुंचा। अपने ऑफिस में पहुंचते ही क्लास टीचर ने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बेंच पर लात मारी और फिर मेज पर अपने दोनों हाथों को मारकर झुककर खड़ा हो गया। मैं अब और कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ अपने सिग्नेचर करो और दफा हो जाओ इस यूनिवर्सिटी से। क्लास टीचर गुस्से में बोला, पर ध्रुव को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो शांति से खड़ा उसे देखता रहा। फिर ध्रुव ने उसे घूरते हुए पूछा, जान सकता हूँ मुझे यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने के लिए तुम्हें किसने ऑर्डर दिए हैं? क्लास टीचर को ऐसा लगा जैसे वो पकड़ा गया हो। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, इट इज बेस्ड ऑन माई जजमेंट। तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई कहेगा तभी मैं एक्शन लूंगा? ध्रुव गिल, तुमने हमारी यूनिवर्सिटी का नाम खराब किया है। तुम केवल दूसरों के साथ मारपीट करते हो, जिसकी कई स्टूडेंट्स ने मुझे शिकायत की है। ये सब काफी नहीं था जो आज तुमने एक लड़की को मारा और उसे कीचड़ में फेंक दिया। इसके बाद तुम इतने बेशर्म हो कि मुझे बाहर निकालने की बात कर रहे हो। शेम ऑन यू एज अ स्टूडेंट। ध्रुव मुस्कुराकर क्लास टीचर को देखता रहा, फिर बोला, पर तुमने मुझसे इसका कारण जानने की कोशिश नहीं की। नहीं, तुमने मुझे अपने डिफेंस में कुछ कहने का मौका दिया। इसके बाद तुम इतने बेशर्म हो कि मुझसे यहाँ साइन करने को कह रहे हो। शेम ऑन यू एज एन एजुकेटर।
ध्रुव ने क्लास टीचर को उसी अंदाज में जवाब दिया जिसे सुनकर क्लास टीचर की आंखों में खून उतर आया। क्लास टीचर के पास एक नहीं दो कारण थे ध्रुव को बाहर निकालने के। पहला उसे लकी ने कहा था। लकी तृप्ति को ले मेरिडियन नहीं ले जा पाया था तो आकर क्लास टीचर से ध्रुव की शिकायत कर उसे बाहर निकालने के लिए कह रहा था। लकी की फैमिली क्लास टीचर की काफी करीब थी और लकी का कहना मानने से क्लास टीचर को प्रमोशन मिल सकता था क्योंकि लकी की फैमिली यूनिवर्सिटी में काफी अच्छा डोनेशन देती थी जिसके कारण उनका अच्छा इन्फ्लुएंस था। क्लास टीचर उसे पहले से ही बाहर निकालना चाहता था और आज उसे दूसरा कारण भी मिल गया था। आज क्रिश ने उसे फोन किया था। क्रिश यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर था और क्लास टीचर से बहुत बड़ी पोजीशन में था। उसके ऑर्डर्स मिलने पर क्लास टीचर ने कोई देर नहीं की। उसके पीछे एक बड़े आदमी का हाथ था। अब उसे किसी कारण के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। उसने ध्रुव के आर्ग्यूमेंट पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। भले ही तुम्हारी बात सच हो, पर तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तुम्हारी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स के कारण मैं तुमको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल सकता हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चुपचाप यहाँ साइन करो और निकलो यहाँ से। क्लास टीचर ने एक फॉर्म बाहर निकाला पर ध्रुव ने उसमें साइन नहीं किया। उल्टा वो चुपचाप अपने फोन को देखता रहा। हैरानी की बात यह थी कि जय किशन ने उससे लोकेशन नहीं पूछी। ध्रुव ने उसे यूनिवर्सिटी के सबसे बेहुदे टीचर के ऑफिस में बुलाया था और जय किशन ने जवाब में मैसेज भेजा था। आई एम कमिंग सून। जय किशन का जवाब सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगा जिससे क्लास टीचर को और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। उधर जय किशन जल्दी से जल्दी ध्रुव तक पहुंचना चाहता था। यूनिवर्सिटी में पहले से ही फंड की कमी थी। ध्रुव ने कुछ दिन पहले निहाल से बात कर यूनिवर्सिटी में 30 करोड़ रुपए दिए थे। जय किशन देखकर हैरान था कि कैसे ध्रुव ने एक बार में ही 30 करोड़ रुपए डाल दिए। वो और भी पैसे डालना चाहता था और इसी सिलसिले में ध्रुव से कैसे भी मिलना चाहता था ताकि भविष्य में भी कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा जय किशन ने इस मुलाकात को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए किसी को कुछ भी नहीं बताया। उधर रूम में ध्रुव ने क्लास टीचर से कहा, सुनो, मेरे कुछ लोग आ रहे हैं मुझे यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने के लिए। तुमने जो भी कारण बताए हैं उनका अच्छे से होमवर्क कर लो क्योंकि उनके सामने तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब नहीं होना चाहिए। क्लास टीचर को ध्रुव की बात समझ में नहीं आई। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम एक गरीब परिवार से हो, पर किसी भी हाल में मैं तुमको यहाँ पढ़ने नहीं दे सकता। इससे दूसरे स्टूडेंट्स पर बुरा असर पड़ रहा है। तुम्हारी माँ अगर यहाँ आकर तुम्हारे लिए गिड़गिड़ाए या भारत का शिक्षा मंत्री भी आ जाए तो भी मैं तुमको यहाँ पढ़ने नहीं दूंगा और इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। तुम खुद ही। क्लास टीचर ध्रुव को प्रेशर देने की कोशिश कर रहा था पर ध्रुव ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, वेरी गुड, बस यही परफॉर्मेंस तुम्हें मेरे लोगों के सामने देना है। तुम मुझे यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने के और भी कुछ अच्छे कारण सोच कर रखो। ध्रुव के इस बेफिक्री भरे स्टाइल ने क्लास टीचर के तन बदन में आग लगा दी। वो अपने पूरे गुस्से में चिल्लाया, तुम्हें ऐसा मजाक लग रहा है? मैं चाहूं तो तुम्हें अभी पुलिस। उसी समय किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। ध्रुव ने उसे इशारा किया कि टाइम्स अप। क्लास टीचर गुस्से में दरवाजे पर खड़ा होकर हैरानी के साथ बोला, कौन है? बाहर से आवाज आई, मेरा नाम जय किशन दलवी है। क्लास टीचर एक छोटी पोजीशन पर था। वो इस नाम को नहीं जानता था। तुम जो भी हो, क्या तुमको इतनी भी समझ नहीं है कि मैं अपने स्टूडेंट को तमीज सिखा रहा हूँ? तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चुपचाप कुछ देर बाहर खड़े इंतजार करो। तुम्हारे स्टूडेंट का नाम क्या है? जय किशन थोड़ा हैरान था पर फिर भी वो थोड़ा कंफर्म करना चाहता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन है जो ध्रुव गिल को तमीज सिखा रहा था। पर अंदर से क्लास टीचर की आवाज आई, मुझे तुम इस तरह तंग करना बंद करो। तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है जो मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने से रोके और मैं तुम्हें जवाब देना पसंद नहीं करता, इसलिए निकलो यहाँ से। जय किशन ने एक बार फिर से ऑफिस को चेक किया। उसे लगा कि हो ना हो ध्रुव गिल अंदर ही होगा, इसलिए उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारकर कहा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें अभी 1 मिनट में सिखा सकता हूँ। मैंने कहा दरवाजा खोलो अभी। दरवाजे में तेज लात पड़ने से जोरदार धमाका हुआ जिससे आसपास खड़े गार्ड्स भी आ गए। अंदर क्लास टीचर को गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। वो गुस्से में दहाड़ा, क्या तुम मरना चाहते हो? अभी बताता हूँ। इतना कहकर क्लास टीचर ने तुरंत सिक्योरिटी को फोन कर अपने ऑफिस में बुलाया। सिक्योरिटी गार्ड ने जब सुना कि क्लास टीचर के ऑफिस में कोई तोड़फोड़ कर रहा है तो वो तुरंत दौड़ पड़ी। उनके पीछे यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स भी देखने के लिए आ गए कि आखिर हो क्या रहा है। वहीं जय किशन ने गुस्से में 2-3 लात और मारी और अंत में दरवाजा खुल गया। अंदर आते ही जय किशन ने पूछा, सर, क्या आपका ही नाम ध्रुव गिल है? ध्रुव ने जवाब में सिर हिला दिया, जिस पर जय किशन ने आगे कहा, सर, मेरा नाम जय किशन है। आपसे बात हुई थी, क्या मुझे आने में देर तो नहीं हुई? जय किशन के पूछने पर ध्रुव ने बहुत ही पोलाइटली कहा, हाँ, आप थोड़े लेट हैं। मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। मैं आपसे बात करना चाहता था पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं यूनिवर्सिटी का एक्सपेल्ड स्टूडेंट हूँ। इतना कहकर ध्रुव ने अपने कंधे उचका दिए। जय किशन क्लास टीचर की ओर मुड़कर बोला, तो आपने ही मिस्टर गिल को बाहर निकाला है?
जयकिशन बहुत ही पोलाइट होकर बात कर रहा था, पर उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। क्लास टीचर जयकिशन के कपड़ों को देखकर समझ गया था कि उससे बात करने वाला शख्स कोई छोटा मोटा इंसान नहीं, पर फिर भी उसने लापरवाही से ये जताने की कोशिश की कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो भी हो, इस तरह से मेरे ऑफिस में कैसे आ गए? सबसे पहले बाहर निकलो, और मैं अपने स्टूडेंट के साथ क्या करता हूँ इट्स नॉट योर बिजनेस। क्या? जयकिशन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि क्लास टीचर जैसा कोई शख्स उसे इस तरह का जवाब देगा। उसने आगे कहा, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? ध्रुव के कारण जयकिशन को अपनी इमेज की कोई चिंता नहीं थी। यहाँ आने से पहले जयकिशन ने ध्रुव के सारे रिजल्ट्स भी चेक किए थे। ध्रुव भले ही यूनिवर्सिटी का टॉपर ना भी हो, तब भी उसने हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स अचीव किए थे। तो इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट को क्यों बाहर निकाला जा रहा था? पर क्लास टीचर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने केवल इतना ही कहा, मैं इसे इसके गरीब फैमिली बैकग्राउंड के कारण बाहर निकाल रहा हूँ। एनीवे, तुम बाहर निकलो और मुझे मेरा काम करने दो। वैसे मैं तुमको बताना जरूरी नहीं समझता, पर इसने एक लड़की पर हाथ चलाया और उसे कीचड़ में फेंका है। अब तक सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ गए थे और उसके पीछे कई सारे स्टूडेंट्स तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए, जिससे क्लास टीचर को थोड़ी और ताकत मिल गई। उसने आगे कहा, तुम इसके रिलेटिव लग रहे हो और तुम भी मुझे इसके जैसे बदतमीज लग रहे हो। तुम खुद बाहर जा रहे हो या मैं सिक्योरिटी से बोलकर तुम्हें बाहर निकलवा दूं? जयकिशन से आज तक किसी ने इस तरह से बात नहीं की थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने क्लास टीचर जैसे बदतमीज इंसान से बात ना करने में ही भलाई समझी और गुस्से में बोला, अपने चांसलर को बुलाओ। जिस पर क्लास टीचर ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे चांसलर की धमकी दे रहे हो? इसे बाहर ले जाओ। उधर क्रिश के कमरे में बाहर से तेज शोर आ रहा था। उसे लग रहा था कि ध्रुव और क्लास टीचर के बीच बहस चल रही थी। बाहर कोई शख्स जोर जोर से बोल रहा था। वो खड़ा हुआ और अपने कपड़े पहने। साथ में अलीशा भी खड़ी होकर अपने कपड़े पहनते हुए बोली, क्रिश, तुम्हें इस बार मेरी मदद करनी होगी। क्रिश ने अलीशा को देखकर कहा, ऑफ कोर्स, जो मेरी जान को तंग करेगा उसे यूनिवर्सिटी में रहने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ, चाहे कोई भी आ जाए, ध्रुव को कोई बचा नहीं सकता। इसके बाद क्रिश हंसता हुआ बाहर आ गया। बाहर पहले से ही काफी भीड़ लगी थी। क्लास टीचर ने क्रिश को देखा तो खुशी से बोला, क्रिश, अच्छा हुआ तुम आ गए। क्रिश को देखकर क्लास टीचर को भी थोड़ी खुशी हुई। चांसलर के पास किसी भी स्टूडेंट को बाहर निकालने की पावर ज्यादा होती है। क्रिश खुशी से मुस्कुराता हुआ बोला, कैसा चल रहा है? इतना शोर क्यों हो रहा था? क्लास टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस ध्रुव को बाहर निकालने के लिए उसके सिग्नेचर लेने वाला ही था कि कोई बेवकूफ आकर शोर करने लगा। देखने में तो ध्रुव का कोई रिलेटिव लग रहा था, ऊपर से मुझे कह रहा था कि चांसलर को बुलाओ। क्लास टीचर की बात सुनकर क्रिश भी हंसने लगा। कौन था बेवकूफ? क्या उसे यूनिवर्सिटी के रूल भी नहीं मालूम? क्या इस ध्रुव के रिलेटिव को लगता है कि उसके कहने पर चांसलर चलकर आएगा? कौन था वो? क्रिश के पास किसी को बाहर निकालने की पावर ज्यादा थी और उसके डिसीजन को चेंज करने का अधिकार बहुत ही कम लोगों का था। क्लास टीचर ने लापरवाही से जवाब दिया, पता नहीं कौन था। अगर मुझे उसका नाम सही से याद है तो शायद वो अपना नाम जयकिशन दलवी बता रहा था। मैंने सिक्योरिटी से कहकर उसे बाहर निकाल दिया। क्लास टीचर के मुंह से जयकिशन दलवी का नाम सुनकर क्रिश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। क्या कहा? पर क्लास टीचर खुशी से बताता जा रहा था, उसे मैंने सिक्योरिटी से बोलकर बाहर निकलवा दिया। आप कहो तो पुलिस बुलाकर अभी अंदर करवा दूं? क्लास टीचर ऐसे बात कर रहा था जैसे बड़ा अच्छा काम किया हो। वहीं क्रिश को लग रहा था जैसे किसी ने उसे जलते तवे के ऊपर बिठा दिया हो। क्रिश ने फिर से पूछा, क्या उसका नाम जयकिशन दलवी था? क्रिश को एकदम से इस तरह तेज आवाज में बोलता हुआ देखकर क्लास टीचर हैरान रह गया। हाँ, शायद यही नाम उसने बताया था। क्लास टीचर ने जवाब दिया, और तुमने सिक्योरिटी से कहकर उसे बाहर फिकवा दिया। इतना कहते ही क्रिश उठा और बाहर की ओर भागा। क्लास टीचर की समझ में ही नहीं आ रहा था कि एकदम से उसे क्या हुआ है। वो पीछे से कुछ कहने ही जा रहा था, पर इससे पहले ही क्रिश की आवाज आई, ध्रुव को कुछ मत करना। और ऐसे भागा जैसे किसी ने रॉकेट में आग लगा दी हो। क्या हमारे चांसलर मिस्टर क्रिश तशरीफ लाए हैं? क्रिश दौड़ता हुआ गेट की तरफ जा रहा था, पर रास्ते में एक कमरे के अंदर से ध्रुव की आवाज सुनाई दी। क्रिश ने अंदर झांका तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। अंदर जयकिशन दलवी ध्रुव के साथ बैठा था। क्रिश को देखकर जयकिशन ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया और क्रिश के शरीर में सिरहन दौड़ गई थी। क्रिश मन ही मन ध्रुव को हजारों गालियां दे रहा था, पर खड़ा था एकदम चुपचाप। ध्रुव ने क्रिश को देखकर कहा, चांसलर सर, मैं हमेशा आपकी तारीफ करता रहता हूँ। मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, फिर आपने मुझे क्यों बाहर निकाला? जब जयकिशन ने सुना कि क्रिश ध्रुव को यूनिवर्सिटी से निकलवाना चाहता है तो उसके चेहरे के भाव ही बदल गए थे। पूरे ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ था कि हो क्या रहा है। ध्रुव का ये गरीब रिश्तेदार कौन है जिसके सामने हमारे चांसलर की भी टांगे कांपने लगी? मिस्टर दलवी, ये एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपके स्टेटस को देखते हुए आपको इस केस में आने की जरूरत नहीं थी। आप मुझे फोन कर देते, मैं आ जाता। इनफैक्ट मैं तो आज ही डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आपके ऑफिस में आपके जूनियर से मिलने आने वाला था। क्रिश डरते हुए जयकिशन के पैरों की तरफ देखकर बोला। क्लास टीचर भी आ चुका था। वो क्रिश को इस तरह डर से गिड़गिड़ाते हुए देखकर सकते में था। उसे चांसलर की बात करने के तरीके से समझ में आ गया था कि जिसे उसने ध्रुव का गरीब रिश्तेदार समझ लिया था वो कोई
बहुत बड़ी हस्ती थी कि ध्रुव का बच्चा इसे कैसे जानता है। क्लास टीचर भी क्रिश के पीछे से आगे बढ़कर बोला। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई दलवी सर, मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्लास टीचर को ध्रुव की कही एक एक बात याद आ रही थी। ध्रुव ने कहा था, मेरे लोग आ रहे हैं, उनके सामने अच्छा ड्रामा करना, और साथ ही ध्रुव ने सबके सामने उसे चुनौती दी थी कि देखें कौन किसे बाहर निकलवाता है। ये सोचते ही क्लास टीचर की आंखों में आंसू थे। ध्रुव को बस एक ही इशारा करना था और दलवी किसी भी पल उसे फायर कर देगा। वैसे भी क्लास टीचर की चापलूसी भरी आवाज जयकिशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। जयकिशन की आंखों से अंगारे बरस रहे थे, जिसे देखकर क्लास टीचर जमीन में घुटने के बल बैठकर ध्रुव से बोला। ध्रुव, तुम जानते हो मैं तो एक छोटा सा क्लास टीचर हूँ, तुम्हें फायर करना मेरे ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं है। ये सारा इस चांसलर का आइडिया था, यही मुझे फोर्स कर रहा था कि तुम्हें यूनिवर्सिटी से बाहर निकालो। क्लास टीचर को इस तरह से बात करता हुआ देखकर क्रिश से रहा नहीं गया। उसने क्लास टीचर को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा पक्ष लिया, आज जब तुम गलती कर चुके हो तो अपनी सारी गलतियों का इल्जाम मुझ पर क्यों डाल रहे हो? दोनों लोग जयकिशन और ध्रुव के सामने एक दूसरे से लड़ने लगे। जयकिशन अपनी यूनिवर्सिटी के चांसलर को ध्रुव जैसे बड़े इन्वेस्टर के सामने इस तरह से लड़ते हुए देखकर गुस्से में बोला, बंद करो ये तमाशा, तुरंत अपना सामान पैक करो, तुम लोगों की इस यूनिवर्सिटी में नहीं, पूरे एजुकेशन सिस्टम में कोई जगह नहीं है। जयकिशन की बात सुनते ही चांसलर क्रिश जमीन में लेट गया। ध्रुव, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं खुद को सुधारने की कोशिश करूंगा, मैं तुमसे सभी के सामने माफी मांगने को तैयार हूँ, मुझे मत निकालो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। क्रिश के ऊपर कई तरह के लोन्स थे, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसकी एक लड़की को साल भर मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत थी। वो अपनी जॉब नहीं जाने दे सकता था। ध्रुव ने एक बार क्रिश की तरफ देखा तक नहीं। जयकिशन ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया था। उधर यूनिवर्सिटी के लगभग सभी लड़के ऑफिस के बाहर खड़े इस तमाशे को देख रहे थे। जयकिशन और ध्रुव ने काफी देर बात की थी। उसे ध्रुव की सोच और आगे के विजन को देखकर हैरत हुई कि ध्रुव यूनिवर्सिटी के लिए कितना कुछ करना चाहता था। ध्रुव नई उम्र का लड़का था, उसकी सोच में भी फ्रेशनेस थी जिसके बारे में जयकिशन आज तक कभी नहीं सोच पाया था। ध्रुव यूनिवर्सिटी के गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहता था। जयकिशन हैरत से ध्रुव की बात सुन रहा था। उधर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। अब तक काफी लोग जान चुके थे कि ध्रुव ने क्लास टीचर को चैलेंज कर दिया था कि कौन किसे फायर करता है। अलीशा भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के गेट के सबसे आगे खड़ी थी। उसके चांसलर के साथ कुछ ज्यादा ही स्पेशल रिलेशंस थे। ध्रुव और जयकिशन कमरे से बाहर निकले तो अलीशा को लगा ध्रुव को निकाल दिया गया है। अलीशा खुश थी कि चांसलर से दोस्ती काम आई। अलीशा को कुछ जान पहचान की लड़कियां एडवांस में बधाई भी देने लगी थी। अलीशा मुस्कुराकर सभी को ऐसे देख रही थी जैसे मिस इंडिया का अवार्ड मिल गया हो। तभी चांसलर क्रिश बाहर आता है। क्रिश काफी डिप्रेस था, पर अलीशा उसके चेहरे के भावों को पढ़ नहीं पाई। अलीशा उसे देखकर खुशी से आगे बढ़ी। हालांकि अलीशा ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे ही अलीशा आगे बढ़ी, क्रिश ने अपना हाथ बढ़ाया, पूरी ताकत से एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। अलीशा दूर जाकर गिरी। ये थप्पड़ सवेरे ध्रुव वाले धक्के से 50 गुना ज्यादा ताकतवर था। इससे भी ज्यादा बुरी बात यह थी कि थप्पड़ मारा भी उसने था जो अलीशा को अपनी जान कहता था। अलीशा की आंखों से आंसू झर रहे थे और क्रिश उसे खा जाने वाली नजरों से देखकर बोल रहा था, दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तेरे जैसी लड़की को देखना भी नहीं चाहता। ये जानते हुए कि मैं शादीशुदा हूँ, मुझसे रिलेशन रखना चाहती है। क्रिश गुस्से में दहाड़ रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि कहीं अलीशा को नुकसान न पहुंचा दे। अलीशा दीवार के सहारे जमीन में बैठी थी और चारों ओर से नजरें उसे देख रही थीं। लोगों के बीच तरह तरह की बातें हो रही थीं। हो तो ये चक्कर था, इसलिए वो खुद को महारानी समझ रही थी। इसके बावजूद भी वो ध्रुव को यूनिवर्सिटी से बाहर निकलवाना चाहती थी। 1 मिनट में ये न्यूज पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गई। उधर कैंटीन में मालिनी अभी भी ध्रुव का इंतजार कर रही थी। वो ध्रुव के लिए प्रार्थना कर रही थी, कुछ भी हो जाए पर ध्रुव को यूनिवर्सिटी से बाहर ना निकाला जाए। बाहर शोर शराबी की आवाज से उसे समझ में आ गया था कि ध्रुव को बाहर निकाल दिया गया है। क्या अलीशा के अलावा और भी कोई है जो तुम्हें तंग करता है? ध्रुव ने कैंटीन के सबसे किनारे की सीट में बैठी मालिनी के बगल में बैठते हुए पूछा। मालिनी काफी देर से ध्रुव का इंतजार कर रही थी। डर के मारे उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। मालिनी ने अपने होंठ दांतों के बीच दबा रखे थे और कुछ नहीं बोली। ध्रुव ने देखा वो अपने हाथ में स्पून पकड़े हुए थी और उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, तो उसे शांत करने के लिए उसने पूछा, क्या खा रही हो? मुझे भी चखा। मालिनी गरीब परिवार से थी और उसका रोज का खर्च 100 रुपए से कम ही रहता था। वो कैंटीन में सबसे सस्ती चीजें लेती थी। आज भी मालिनी ने इडली सांभर की एक प्लेट ली थी। ध्रुव के पूछने पर मालिनी ने अपनी इडली की प्लेट ध्रुव की तरफ बढ़ा दी। मालिनी की इस तरह से अपनी प्लेट आगे बढ़ाने का मतलब था, थैंक्स ध्रुव, पर
तुम्हें अच्छी पार्टी देने के लिए मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। ध्रुव ने मालिनी की प्लेट से कुछ बाइट्स लेने के बाद कहा। ये तो काफी डिलिशियस है, मैं भी इसे अक्सर खाता हूँ। इसके बाद ध्रुव ने मुस्कुराकर उसे देखकर फिर से पूछा, क्या तुम आज मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगी? अगर तुम फ्री हो तो हम आज चल सकते हैं। ध्रुव के ऐसा पूछने पर मालिनी कुछ देर ध्रुव को देखती रही, फिर उसके आंसू झड़ने लगे। अरे अरे रो मत, अगर तुम नहीं चलना चाहती तो कोई बात नहीं। ध्रुव को लगा कि वो पहली बार में ही काफी सारे ऑफर्स दे रहा है, इसलिए थोड़ा खुद पर कंट्रोल कर चुप हो गया। मालिनी ने भी अपने आंसू पूछे। इतने सालों से उससे किसी ने बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। दोस्ती, डिनर तो बहुत बड़ी बात थी। एक तो किसी ने उसे जानने की कोशिश नहीं की थी, दूसरा वो खुद भी बोल नहीं सकती थी। इस कारण वो यूनिवर्सिटी में अकेली रह गई थी, और यही अकेलापन उसने ध्रुव की आंखों में भी देखा था। शायद ही इसीलिए मालिनी ध्रुव के लिए पेपर स्टार्स छोड़कर जाती थी। असल में मालिनी को ध्रुव से प्यार था। ध्रुव ने फिर से बात छेड़ी। कोई बात नहीं, अगर तुम डिनर पर नहीं आ सकती तो मैं कल सवेरे तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे और मैं रोज सवेरे तुम्हें यहीं मिलूंगा। तुम आओगी ना? ध्रुव को मालिनी ने कई दिनों तक लगातार पेपर स्टार्स भेजे थे कि उसकी गलती थी कि वो कभी देख नहीं पाया। इसलिए ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, आज के बाद तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज के बाद खुद को अकेला मत समझना, और कभी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। बात करते करते ध्रुव को लगा जैसे कैंटीन के गेट के पास कोई उसे देख रहा है। ध्रुव को कुछ गड़बड़ लग रही थी। कोई धीरे से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। ध्रुव को पहचानने में थोड़ा समय लग गया कि वो अंजुम लोहिया था। ध्रुव ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अंजुम यहाँ यूनिवर्सिटी कैंटीन में उससे मिल जाएगा। अंजुम ध्रुव के पास आकर बोला, ओह, मिस्टर गिल आज खुद कैंटीन में आकर खाना खा रहे हैं। अंजुम की बात में एक टॉन्ट था जिसे ध्रुव समझ नहीं पाया, पर ध्रुव अंजुम से बात नहीं करना चाहता था। ध्रुव ने अंजुम की आंखों में घूर कर देखा और उठकर अंजुम और मालिनी के बीच में खड़ा हो गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से मालिनी अंजुम की नजरों में आए और भविष्य में कभी मालिनी को कोई नुकसान पहुंचे। अंजुम बोलता ही जा रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे बात करो या ना करो। मैं बस ये देखना चाहता हूँ ध्रुव कि कैसे तुम्हारा एरोगेंस जिंदल फैमिली को बर्बाद करने वाला है। ध्रुव, तुम सच में कमाल के इंसान हो। जिंदल फैमिली तुम्हारे कारण बर्बाद होने वाली है और तुम यहाँ बैठकर आराम से खाना खा रहे हो। अंजुम की बात में कोई रहस्य था जिसे ध्रुव समझ नहीं पा रहा था। ना ही वो अंजुम की बात को सीरियसली ले रहा था। उसे लगा जैसे अंजुम उसे हिंट दे रहा हो, पर साथ ही साथ उसे लगा जैसे अंजुम अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ध्रुव को पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। अंजुम जा चुका था। ध्रुव ने मालिनी को उसके होटल में छोड़ दिया था। साथ ही उससे वादा किया कि वो रोज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ध्रुव के साथ करेगी। अगले दिन सवेरे मालिनी ध्रुव को कैंटीन के गेट पर इंतजार करती हुई मिली और ये सिलसिला चालू हो गया। इसी तरह 4 दिन बीत गए। ध्रुव और मालिनी के बीच दोस्ती बढ़ गई तो ध्रुव ने सुपरमार्केट से कुछ रेडी टू ईट पैकेट्स खरीदे, ढेर सारे स्नैक्स के पैकेट्स खरीदे। वो अगली सुबह मालिनी को ये सारे पैकेट्स देना चाहता था। बीते कुछ दिनों से ध्रुव और निहाल भी कई बार मिले। निहाल ने उसे कई तरह की बातें बताई। ध्रुव ने कई नए इन्वेस्टमेंट्स भी किए। इसके अलावा ध्रुव को अंजुम की बात भी याद थी, पर उसे समझ में नहीं आया कि अंजुम असल में कुछ कर नहीं सकता था। वो केवल खोखली धमकियां देकर रह गया। कल सवेरे ध्रुव को मालिनी से मिलकर उसे ये सारे पैकेट्स जो उसने सुपरमार्केट से मालिनी के लिए खरीदे थे उसे देने थे। सवेरे तृप्ति भी आभा को लेकर स्टेशनरी शॉप गई। तुझे सवेरे सवेरे क्या खरीदना है तृप्ति? तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, बताती क्यों नहीं? आभा तृप्ति को देखकर परेशान थी। स्टेशनरी शॉप में पहुंचकर तृप्ति ने कलर्ड पेपर का एक सेट उठाया। साथ में उसी पेपर को मोड़कर बनाया गया पेपर स्टार भी उठाकर आभा से पूछा, तुझे पता है इस पेपर को फोल्ड करके स्टार्स कैसे बनाए जाते हैं, जैसे ये बनाया गया है? आभा को तृप्ति की बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। क्या तेरे पास कुछ काम धाम नहीं है तृप्ति? तू अभी से ये दादी माँ वाले काम क्यों करने लगी? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? आभा ने तृप्ति के माथे पर हाथ लगाते हुए पूछा। तभी तृप्ति की नजर स्टेशनरी शॉप में लगे टीवी पर जाकर ठहर गई। तृप्ति की बड़ी बहन निशा ने पहले एक हफ्ते में काफी सुर्खियां बटोरी थी। उसकी फार्मा कंपनी की मार्केटिंग टीम ने जानबूझकर सोशल मीडिया में एक हिंट डाल दिया था, जिससे निशा की फार्मा कंपनी ने एक हफ्ते में ही काफी नए इन्वेस्टर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया था। और आज ही वो दिन था जब निशा कंपनी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना चाहती थी। इसीलिए तृप्ति भी टीवी के सामने चिपक कर बैठ गई। पर असल में न्यूज तृप्ति के एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग थी। न्यूज सुनकर तृप्ति को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। पर अगर ये सच है तो ये सोचते ही तृप्ति को लगा उसका सिर भारी होता जा रहा है। उसे अपने सीने में एक जलन सी महसूस हो रही थी। तृप्ति उसे पकड़कर चीख रही थी, पर तृप्ति को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तृप्ति अचानक से बेहोश होकर गिर गई। तृप्ति, तृप्ति क्या हुआ? आंखें खोलो तृप्ति, कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी।
तृप्ति को बेहोश देखकर आभा डर गई थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। तुरंत ही एम्बुलेंस आ गई। इत्तेफाक से ध्रुव भी वहां से गुजर रहा था। एम्बुलेंस में उसे आभा बैठती दिखाई दी। तृप्ति को वो देख नहीं पाया था। ध्रुव तेजी से वहां पहुंचा। उसने आभा से जानने की कोशिश की। क्या हुआ आभा? तो आभा ने हमेशा की तरह उसे डांटते हुए कहा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस लूजर। तुम अपने काम से मतलब रखो ध्रुव, और प्लीज तुम तृप्ति से दूर रहो। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे दिल में क्या है, पर अगर तुम तृप्ति के आसपास दिखे तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे और तृप्ति के लेवल में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उससे दूर रहो। आभा की बात सुनकर ध्रुव को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसे अपनी पहचान छुपाना ही सही लगा। आभा को शायद पता नहीं था कि उसके पापा का सुपरमार्केट बिजनेस लॉस में जा रहा था, और ध्रुव ने निहाल के साथ मिलकर उसे सपोर्ट दिया। खैर, ध्रुव ने इस समय चुप रहना ही सही समझा। सामने देखा कि तृप्ति बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में अभी भी वो पेपर स्टार था। थोड़ी जानकारी मिलने के बाद ध्रुव भी उसी स्टेशनरी स्टोर में गया जहां तृप्ति बेहोश हो गई थी। तो ध्रुव की नजर भी उसी न्यूज पर पड़ी। न्यूज देखकर हैरत में ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अब उसे समझ में आया था कि तृप्ति क्यों बेहोश हुई थी। न्यूज में बताया जा रहा था कि जिंदल फार्मा के ओनर और सीईओ ने एक दुर्लभ किस्म के कैलिफोर्नियम पाने के बाद अपनी कंपनी के लिए काफी सारा इन्वेस्टमेंट बटोरा था, और आज वो नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी। ये वही कैलिफोर्नियम था जिसे ध्रुव ने तृप्ति को दिया था, और जिंदल परिवार के पास पूरा हक था कि वो इस कैलिफोर्नियम को जैसे चाहे वैसे यूज करे। पर आज सवेरे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले निशा को पता चला कि वो कैलिफोर्नियम नकली था। इसे कई प्रोफेशनल एजेंसीज ने नकार दिया था। इस खबर से जिंदल फैमिली की बेइज्जती ही नहीं हुई थी, बल्कि हाल ये था कि वो लोग बैंकरप्ट होने वाले थे। और इस खबर को सुनकर तृप्ति भी बेहोश हो गई थी। खबर सुनने के तुरंत बाद ध्रुव ने निहाल को कॉल किया। निहाल को पहले से ही पता था कि ध्रुव ने क्यों कॉल किया है, क्योंकि फोन उठाते ही निहाल ने कहा, ध्रुव सर, कैलिफोर्नियम जो मैंने आपको दिया था वो नकली हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसे गिल फैमिली ने ही एक्सट्रैक्ट किया है। और अगर ये नकली है तो सारी दुनिया ही नकली है, क्योंकि गिल फैमिली ही सारी दुनिया को कंट्रोल करती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि गिल फैमिली को नकली कैलिफोर्नियम बेच सके। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं जल्दी ही पता लगा लूंगा कि इसके पीछे कौन है। निहाल सख्त अंदाज में मगर सीधे बात कर रहा था। निहाल के लिए केवल आधा घंटा ही काफी था उस कल्प्रिट को उठाकर ध्रुव के सामने ले आने के लिए। पर ध्रुव ने कहा, नहीं निहाल, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि इसके पीछे अंजुम का हाथ है। ध्रुव की बात निहाल को समझ में नहीं आई। उसने फिर से पूछा, क्या मतलब है आपका सर? मैं कुछ समझा नहीं। निहाल को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि किसी ने गिल फैमिली को छेड़ने की कोशिश की थी, और निहाल को ऐसे लोगों से डील करना अच्छे से आता था। ध्रुव ने कहा, ये एक लंबी कहानी है निहाल, पर सोचने की बात यह है कि वो अपनी चाल चल चुका है। ध्रुव को पूरा विश्वास था कि इसके पीछे अंजुम लोहिया ही है। उसने कुछ दिन पहले ध्रुव से मुलाकात कर ध्रुव को कुछ हिंट दिया था। इसका मतलब ये भी था कि अंजुम के पास कोई प्लान पहले से ही तैयार होगा, पर इसका मतलब ये भी नहीं था कि ध्रुव उसे ऐसे ही छोड़ देगा। जैसे ही ये सब शुरू हुआ, अंजुम एक हाई लेवल बार में बैठकर आराम से ड्रिंक कर रहा था। अंजुम को लग रहा था कि आज वो दुनिया में सबसे ऊपर है। उसके हाथ असली कैलिफोर्नियम लग चुका था। जो मुझे छेड़ने की कोशिश करता है मैं उसे बर्बाद कर देता हूँ। मेरी आदत ही कुछ ऐसी है। अंजुम अपनी बगल में बैठी लड़की की कमर में हाथ डालते हुए बोला। तभी ध्रुव की कॉल आई। अंजुम कुछ देर तक फोन देखकर हंसता रहा, फिर फोन उठाकर बोला, हेलो ध्रुव, आपके जैसे बड़े आदमी ने मुझे कैसे कॉल कर दिया? अंजुम की आवाज में आज भी टॉन्ट था। ध्रुव ने इधर उधर की बात करने की बजाय सीधे मुद्दे पर आकर बात की। अंजुम लोहिया, क्या कैलिफोर्नियम तुम्हारे पास है? अंजुम ने अपने ईयर प्लग हटाकर हाथ में फोन लेकर कहा, ध्रुव, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हालांकि मुझे पता चला है कि तुमने जो गिफ्ट जिंदल फैमिली को दिया था वो फेक निकला है। ध्रुव ने भी उसी लापरवाही के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट। मैं इस कैलिफोर्नियम को वापस पाकर रहूंगा। बल्कि सही पूछो तो मैंने सोचा है कि मैं इसे तुम्हें ही बेच दूं। ध्रुव की बात सुनकर एक पल के लिए अंजुम हैरान रह गया। तुम इसे मुझे कैसे बेच सकते हो अगर मैं मानने से इनकार कर दूं कि कैलिफोर्नियम मेरे पास है? फिर एकदम से अंजुम को कुछ याद आया। उसने आगे कहा, अगर तुम कह रहे हो कि ये मेरे पास है तो तुम ये मुझे कैसे बेच सकते हो? वैसे तुम मुझे ये कितने में बेचोगे? अंजुम को ध्रुव की बात पर हंसी आ रही थी। ध्रुव एक तरफ तो अंजुम से कह रहा था कि वो कैलिफोर्नियम उसके पास है, फिर कह रहा था कि कैलिफोर्नियम ध्रुव उसको ही बेच देगा। उस रात अंजुम ने तृप्ति के घर से कैलिफोर्नियम चुरा लिया था, और इस तरह अंजुम ने उस दिन का बदला लिया था। पर अंजुम ने केवल कैलिफोर्नियम ही नहीं चुराया था, उसने ध्रुव की डिग्निटी, ध्रुव का प्राइड भी चुरा लिया था। ध्रुव और अंजुम के बीच ये जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे ना, वो इतना समझने के लिए काफी थे कि पैसे वाले लोग कैसे सोचते हैं, बात करते हैं और क्या महसूस करते हैं। अंजुम अभी भी फोन पर था, पर ध्रुव की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अंजुम ने फिर से पूछा, ध्रुव, तुमने बताया नहीं कि तुम ये कैलिफोर्नियम मुझे कितने में बेचोगे? ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया,
ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लोहिया फैमिली की औकात कितनी है। ध्रुव की बात अंजुम की समझ में नहीं आई। हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझा नहीं। जवाब में ध्रुव ने और भी सख्त आवाज में कहा, मैं अगले 2 घंटे में तुम्हारा सब कुछ लेना शुरू करूंगा और मैं सब कुछ ले लूंगा अंजुम। इतना कहकर ध्रुव ने फोन काट दिया और निहाल को फोन लगाया। ऑल राइट निहाल, देखा जाए कि गिल फैमिली कितनी केपेबल है। डोंट वरी ध्रुव सर, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही गिल फैमिली ने लोन बांटा। आज गिल फैमिली किसी बिजनेस को ही नहीं, किसी देश को बर्बाद कर सकती है अगर चाहे तो। आप चिंता मत करो, मैं अभी से ही लोहिया फैमिली के एसेट्स को लिक्विडेट करना शुरू कर देता हूँ। निहाल जिस तरह से बात कर रहा था उससे ऐसा लग रहा था जैसे किसी की जिंदगी भर की कमाई को छीनना उसके बाएं हाथ का खेल हो। निहाल के एक फोन से दुनिया भर के शार्प माइंड्स अपना खेल खेलना शुरू कर चुके थे। लोहिया फैमिली को पता ही नहीं था कि एक सुनामी उसे डुबाने के लिए चल चुकी थी। दूसरी तरफ अंजुम लोहिया ध्रुव के फोन कटने के बाद मुस्कुराकर बोला, ध्रुव तुम शायद नहीं जानते कि लोहिया फैमिली कितनी ताकतवर है। अंजुम के सामने सूट बूट में कई सारे लोग जमा हो चुके थे। अंजुम ने उनको देखते हुए कहा, जिंदल फैमिली के टच में रहो। निशा और तृप्ति को मैसेज भेजो कि दोनों यहाँ आ जाएं। मैं एक रात उन दोनों के साथ बिताना चाहता हूँ। अगर उन दोनों ने मेरी प्यास बुझा दी तो मैं ये कैलिफोर्नियम उन्हें केवल 100 करोड़ रुपए में वापस दे दूंगा। इतना कहने के बाद अंजुम पागलों की तरह हंसते हुए बोला, हो सकता है मेरी रिक्वेस्ट उनको कुछ ज्यादा लगे, पर अभी जिंदल फैमिली के पास कोई और चारा भी तो नहीं। उसकी बात एकदम सही थी। थोड़ी सी एरोगेंट और कूल रहने वाली निशा भी अंजुम की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकती थी। आज अंजुम का दिन था और निशा के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर उसने अंजुम की बात नहीं मानी तो उसकी आज तक की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। साथ ही जिस कैलिफोर्नियम के दम पर उसने इन्वेस्टर्स से पैसा उठाया था, वो निशा की जिंदल फार्मा के ऊपर इतना बड़ा केस करेंगे कि जिंदल फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। जब निशा को कॉल आई तो वो एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे तुरंत ही समझ में आ गया कि अंजुम क्या चाह रहा है, मगर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पूरी जिंदल फैमिली की इज्जत दांव पर लगी थी और वैसे भी उसके पास अंजुम के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था। उधर हॉस्पिटल में तृप्ति को होश आया। तुम्हें इतनी जल्दी होश कैसे आ गया? तृप्ति को होश में आता हुआ देखकर नर्स हैरान थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अभी भी सदमे में हो। उसने तुरंत अपनी नसों में लगी सिरिंज को निकालकर फेंक दिया और हॉस्पिटल से निकलकर बाहर आ गई। वो जानती थी कि जिंदल फैमिली सड़क पर आने वाली थी और तृप्ति जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर जाना चाहती थी। पर हॉस्पिटल से बाहर आते ही उसका सामना ध्रुव से हो गया। ध्रुव ने स्टेशनरी स्टोर से निहाल को कॉल किया। उसने आगे की प्लानिंग बनाई और सीधे हॉस्पिटल आ गया। ध्रुव को लगा कि तृप्ति से मिलने हॉस्पिटल जाना चाहिए। ध्रुव को देखते ही तृप्ति गुस्से से खींच और नाराजगी के साथ रोते हुए बोली, ध्रुव मुझे माफ कर दो। मुझे तुमको अपना बॉयफ्रेंड बनाकर घर नहीं ले जाना चाहिए था। तुमसे पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया ध्रुव? तृप्ति की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसका सारा रंग उड़ चुका था। वो पागलों की तरह रोती जा रही थी। वो एक शब्द नहीं बोल पाई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तृप्ति को जो देखता वो सदमे में आ जाता। ध्रुव को लोग किसी अपराधी की तरह देख रहे थे। ध्रुव कुछ कहता उससे पहले ही आभा बीच में आ गई। ध्रुव, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि तुम इससे दूर रहा करो। फिर आभा तृप्ति की तरफ घूमकर बोली, अब समझ में आ गया ना तुझे, मैं क्यों तुझे इससे दूर रहने के लिए कहती थी? तृप्ति रो रही थी। रोते रोते उसने अपने हाथ जोड़कर ध्रुव से कहा, मुझे माफ कर दो ध्रुव। मुझे तुम्हारे पास ही नहीं आना था। मुझे तुम्हारे लिए सारी रात नहीं जागना था। इतना कहकर तृप्ति भाग गई। ध्रुव अपनी जगह हैरानी से खड़ा उसे जाता हुआ देख रहा था। ध्रुव जानता था कि तृप्ति ने उसे गलत समझा, पर इस समय उसे समझाना बेकार था। असली कैलिफोर्नियम उसके हाथ में नहीं था, पर अंजुम को सबक सिखाने के बाद ध्रुव सब कुछ ठीक कर सकता था। इस समय उसे लोहिया फैमिली को बर्बाद करने में अपना ध्यान लगाना था। बाद में लोहिया फैमिली खुद तृप्ति के पैरों में गिरकर अपना गुनाह कबूल कर लेगी। इधर तृप्ति का फोन बज रहा था। उसे लगा ध्रुव ने कॉल किया है, पर उसे अंजुम ने कॉल किया था। तृप्ति को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि अंजुम ने उसे कॉल क्यों किया, पर अंजुम ने अपनी डिमांड सामने रख दी थी। तृप्ति, अगर तुम जिंदल फैमिली को बचाना चाहती हो तो आज रात ब्लू बेल होटल में मेरे साथ रात गुजारनी होगी। बाय द वे, तुम्हारी बहन निशा भी आ रही है और मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अंजुम जिस तरह से बात कर रहा था उसे सुनकर तृप्ति खुद अपनी नजरों में गिर गई थी। तृप्ति गिर पड़ी और फिर से बेहोश हो गई। उधर ध्रुव अंजुम को सबक सिखाने का प्लान बना चुका था। उसे बस मालिनी को कल शाम सुपरमार्केट से खरीदा हुआ सामान देना था। पिछले कई दिनों से दोनों लोग साथ में ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे, इसलिए ध्रुव को वैसे भी कैंटीन आना ही था। पर आज उसे मालिनी कहीं दिखाई नहीं दी, तो उसने कैंटीन में अंदर जाकर पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आज आपने मालिनी को देखा?
ध्रुव का सवाल सुनकर कैंटीन के काउंटर में खड़ी एक लेडी ने 2 लोगों से पूछकर कहा। नहीं, आमतौर पर वो यहाँ सबसे पहले आ जाती है, पर आज हम में से किसी ने उसे नहीं देखा। ध्रुव ने अपना फोन निकाला और मालिनी को कॉल किया, पर मालिनी फोन पिक नहीं कर रही थी। काफी देर तक ट्राई करने के बाद अंत में मालिनी ने फोन उठाया, पर वो बोल नहीं सकती थी और इसलिए ध्रुव को उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। सुबह से इतना कुछ हो चुका था कि उसे याद ही नहीं रहा कि मालिनी उसकी बात का जवाब नहीं दे सकती, पर ध्रुव बोलता ही चला गया। मालिनी, तुम आज कैंटीन में क्यों नहीं आई? मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ। सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है, जल्दी आ जाओ। अरे हाँ, यहाँ कैंटीन बंद हो गई है, ऐसा करते हैं कहीं बाहर चलते हैं। पर मालिनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, पर ध्रुव बोलता जा रहा था। मालिनी, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? अचानक मालिनी के गूंगे गले से रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी रुलाई इतनी बुरी लग रही थी कि ध्रुव को लगा अगर मालिनी उसे तुरंत ना दिखी तो उसका गला फट जाएगा। ध्रुव फोन को कान से चिपकाकर सुनने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ है। ध्रुव ने पूछा, मालिनी, तुम कहाँ हो? क्या चल रहा है? मालिनी की रोने की आवाज तेज हो रही थी, पर उसे सुना नहीं, केवल महसूस किया जा सकता था। ध्रुव ने फिर समझाया, देखो मालिनी, रोते नहीं है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं बस अभी वहां आता हूँ। बस चुप हो जाओ, मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। पर इससे पहले ध्रुव कुछ समझा पाता एक तेज आवाज आई और कॉल कट गई। ध्रुव ने अंदाजा लगाया कि किसी ने फोन तोड़ दिया है। ध्रुव सर, हमने सब अरेंज कर लिया है। मालिनी का फोन कटने के बाद ध्रुव ने कई बार मालिनी को फोन लगाया, पर उसे स्विच ऑफ मैसेज मिला, जिससे ये तो तय था कि मालिनी का फोन तोड़ दिया गया है। अभी ध्रुव कुछ सोच पाता कि निहाल कैंटीन से बाहर अपनी मर्सिडीज में बैग लेकर आ चुका था। आते ही उसने ध्रुव को ग्रीट किया, पर ध्रुव के चेहरे को देखते ही पूछा, ध्रुव सर, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? ध्रुव ने निहाल से कहा, अभी लोहिया को छोड़ो, वो एक मच्छर से ज्यादा कुछ नहीं है। एक मच्छर जो मरता तो केवल एक झटके में है, पर उससे पहले कान के पास काफी शोर मचा जाता है। ध्रुव अपने प्लान को लेकर एकदम क्लियर था। लोहिया को बर्बाद करना कोई बड़ा काम नहीं था, भले ही लोहिया को लगता हो कि वो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, पर ध्रुव के लिए वो लोग एक मच्छर से ज्यादा कुछ नहीं थे। उसे इस समय सबसे पहले मालिनी को ढूंढना था, नहीं तो वो अपने किसी काम में फोकस नहीं कर पाएगा। तो ध्रुव सर, अभी आप क्या करने जा रहे हैं? मेरा मतलब, अभी मेरे लिए क्या ऑर्डर है? निहाल के पूछने पर ध्रुव ने कहा, क्या तुम किसी के नंबर से उसकी लोकेशन पता कर सकते हो? मेरा मतलब, उसने आखिरी बार बात कहाँ से की थी, ये पता करना है। और इसमें तुम्हें कितना टाइम लगेगा? ध्रुव के पूछने पर निहाल ने बहुत ही पोलाइटली कहा, ध्रुव सर, अगर कोई फॉरेन लीडर है तो 1 दिन लग सकता है। ध्रुव ने निहाल को हाथ के इशारे से रोकते हुए पूछा, इस नंबर के बारे में क्या ख्याल है? निहाल ने नंबर देखकर कहा, ये तो लोकल नंबर है, अभी पता कर देता हूँ। तुरंत ही निहाल ने यूनिवर्सिटी के पास एक जगह का पता लगा लिया जहाँ से उस नंबर पर अंतिम बार बात की गई थी। यूनिवर्सिटी के पास लाइन से कई रेस्टोरेंट थे। मालिनी ने अंतिम बार वहां से ही बात की थी। मालिनी वहां क्या करने गई होगी? ध्रुव का सोचना जायज था, क्योंकि ये जगह प्रोस्टिट्यूशन के लिए फेमस थी। यहाँ कई सारे रेस्टोरेंट लाइन से थे और शाम के समय यहाँ प्रोस्टिट्यूट्स खड़ी हो जाती थी। ये जगह काफी बदनामी भरी थी और ध्रुव की समझ में नहीं आ रहा था कि मालिनी वहां पर क्या करने गई थी। ध्रुव ने निहाल से तुरंत उस लोकेशन में चलने को कहा। कुछ ही देर में ध्रुव उस लोकेशन पर था। उसने निहाल को बाहर ही रुकने को कहा और खुद अकेला ही अंदर चला गया। ध्रुव एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट के अंदर गया। यहाँ मार्केट शाम को खुलती थी और इतने सवेरे यहाँ कोई नहीं आता था। रेस्टोरेंट बंद था और सारी कुर्सियां बिखरी पड़ी थी। ध्रुव ने देखा कि मालिनी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े भी कई जगह से फटे हुए थे। उसके पूरे शरीर पर खून के धब्बे थे। कुछ बियर की बॉटल्स जमीन पर बिखरी पड़ी थी। पास एक फोन के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उस रेस्टोरेंट का मालिक एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो गिड़गिड़ा रहा था। प्लीज हमें माफ कर दो, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे और आपके पैसे वापस कर देंगे। भले ही उसका बोतल तोड़ने से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर हम सारा पेमेंट कर देंगे। ध्रुव को समझते देर नहीं लगी कि वहां क्या हुआ था। मालिनी एक अनाथालय में पली बड़ी थी और 18 साल के बाद उसे अपना खर्च खुद उठाना पड़ रहा था। मालिनी दिन में यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और शाम को इस रेस्टोरेंट में काम करती थी। रेस्टोरेंट का ओनर एक अच्छा इंसान था और गूंगी होने के बाद भी वो उसे अच्छे से ट्रीट करते थे। मालिनी यहाँ पिछले 3 सालों से काम कर रही थी, पर कल शाम उसने गलती से एक शराब की बोतल तोड़ दी थी जिसे उसका कस्टमर अपने साथ लेकर आया था। शाम को तो वो लोग नशे में थे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, पर सवेरे उन्होंने मालिनी को बुला लिया। बारबेक्यू रेस्टोरेंट का मालिक और उसकी वाइफ कैसे भी उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। कात्या सेठ, आप नाराज मत हो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सुनो। इतने पैसे रखो, अगर बात नहीं बन रही है तो मैं आपको दूसरे तरीके से पैसे लौटा दूंगा। नाराज क्यों होते हो? रेस्टोरेंट का ओनर गिड़गिड़ा रहा था और सारे वेटर्स लाइन से खड़े थे। उस आदमी को देखकर लग रहा था कि वो कोई छोटा मोटा लफंगा नहीं है, वो यहाँ का कोई बहुत बड़ा गुंडा लग रहा था। कात्या सेठ पर उसके गिड़गिड़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गुस्से में गरज कर बोला, तो चल हट यहाँ से,
तेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। इतना कहती ही कात्या ने उठकर एक थप्पड़ उस ओना को मारा और ओना जमीन पर गिर गया। इसके बाद कात्या ने मालिनी को उठाया। मालिनी पहले से ही जमीन पर पड़ी थी। कात्या को पास आता देखकर उसके शरीर में थोड़ी सी हलचल हुई। कात्या गुस्से में गाली बकते हुए मालिनी से बोला, और कॉल कर, किसे कॉल कर रही थी? बोला, मैं भी देखूं तुझे बचाने कौन आता है। मैं तुझे गूंगी समझकर छोड़ रहा था। एक रात साथ में रुक जाती तो इतना पंगा ही नहीं होता। पर तुझे शायद दूसरे को इज्जत देना नहीं आता। तुझे लगता है कि कोई आएगा तो आकर देख ले। मालिनी ने अपने होंठ दबा रखे थे और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ध्रुव की कॉल क्यों रिसीव कर ली। शायद ध्रुव ने ही उसे कुछ हिम्मत दी थी, जिसके कारण मालिनी ने ध्रुव की कॉल उठा ली थी। पर मालिनी जानती थी कि अगर ध्रुव आ भी गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी और ध्रुव की हालत एक सी ही होने वाली थी। कात्या ने एक हाथ से मालिनी के बाल पकड़ रखे थे और दूसरे हाथ में डंडा लेकर गुस्से में बोला, चल, मैं एक बार फिर से तुझे एक मौका देता हूँ। पर मालिनी उसकी बात सुन ही नहीं रही थी और सिर हिलाकर मना कर दिया। कात्या के साथ आए लोग मालिनी को देखकर गंदे कमेंट्स पास कर रहे थे। मान जा लड़की, कात्या से तेरा क्या मुकाबला। तेरे कॉलेज की लड़कियां मरती हैं कात्या पर। सारे माहौल में गंदे भद्दे कमेंट्स, गालियां, सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। कात्या अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अभी वो कुछ कर पाता कि तभी उसने देखा कि एक लड़का रेस्टोरेंट में शटर के नीचे से झुककर अंदर आया। उसने जमीन पर पड़ा मालिनी का फोन उठाया। फोन टूट चुका था और वो लड़का गुस्से में फोन के ऊपर जमी धूल को साफ कर आगे बढ़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कात्या ने उसे देखा तो गुस्से में बोला, लड़के, दिख नहीं रहा है आज रेस्टोरेंट बंद है? ध्रुव ने गुस्से में अपना सिर ऊपर किया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। उसने कितनी महंगी शराब की बोतल तोड़ी है? ध्रुव ने अपने गुस्से को काबू कर शांति से पूछा। तुम कौन हो? ध्रुव ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे इसने कॉल की थी। अगर मैं तुम लोगों को 60,000 रुपए दे दूं तो उसका बताओ। कात्या ने ध्रुव की तरफ घूर कर देखा। कात्या की आंखें कह रही थी, क्या कात्या को पैसों की जरूरत है? ये सब छोड़ो, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का यहाँ आकर पैसों की धौंस किसे दिखा रहा है? लगता है ये लड़का मरने के लिए यहाँ चला आया है। कात्या गुस्से में था, पर फिर भी वो देखना चाहता था कि ये लड़का कितने पानी में है। केवल 60,000 रुपए? तुझे पता भी है ये शराब हमारे बॉस जग्गा ने अपने हाथों से बनाई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें 60,000 रुपए का ऑफर देने की? तुझे क्या जग्गा भाई के बारे में नहीं मालूम? क्या समझ रखा है जग्गा भाई को? जग्गा का नाम लेते ही शराब का रेट 60,000 रुपए से बढ़कर 6 लाख से 60 लाख तक जा सकता था। पर जग्गा है कौन, ये ध्रुव को नहीं पता था। हालांकि यूनिवर्सिटी के आसपास सभी लोग जग्गा को जानते थे। इस पूरे एरिया में ऐसा कोई नहीं था जो जग्गा भाई को ना जानता हो। पर ध्रुव सच में ही नहीं जानता था कि ये जग्गा कौन है। ध्रुव ने सोचते हुए कहा, जग्गा भाई? ध्रुव सिंपल सा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, जिसका कभी जग्गा जैसे लोगों से कोई वास्ता नहीं पड़ा था। जग्गा के लिए कहा जाता था, जग्गा को छेड़ने से अच्छा है मर जाओ। और उसे दिल्ली में लगभग सभी लोग जानते थे। इतने में कात्या के ठहाके लगाने की आवाज आई। तेरे जैसे छोटे बच्चे ने मेरे बॉस का नाम ही नहीं सुना होगा। जाकर अपने बाप से पूछना, वो बताएगा जग्गा कौन है। अभी चलो निकलो यहाँ से। आज मैं अच्छे मूड में हूँ, इसलिए तुम अभी तक यहाँ खड़े हो। चलो निकलो यहाँ से। अब तक निहाल भी अंदर आ चुका था। ध्रुव ने निहाल से पूछा, क्या तुम जग्गा भाई को जानते हो? निहाल ने हैरानी से कहा, कौन जग्गा? ध्रुव और निहाल के लिए जग्गा इस लायक ही नहीं था जिसे जाना जाए। पर ध्रुव का इस तरह जग्गा का नाम लेकर पूछने से कात्या को गुस्सा आ गया। कात्या अपनी जगह से उठकर निहाल को बाहर फेंकने को तैयार था। निहाल शांति से खड़ा ध्रुव से पूछ रहा था, अगर सर चाहते हैं कि मैं उसके बारे में जानूं तो मैं ट्राई करता हूँ। कात्या खड़ा हो चुका था। तुम दोनों अच्छा ड्रामा करते हो। जितनी जल्दी हो निकलो यहाँ से। कात्या गुस्से में बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोला। ध्रुव उसे इग्नोर करते हुए निहाल से बोला, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये काम मैं खुद करूंगा। ये सुनकर निहाल हैरान था। ध्रुव अपनी फैमिली के सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा था। इस समय उसे किसी भी क्रिमिनल और गैंगस्टर से दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं थी। साथ ही ध्रुव के चेहरे के गुस्से को देखकर लग रहा था कि ध्रुव सच में गिल फैमिली का ही लड़का था। गिल फैमिली में औरतों को सम्मान दिया जाता था और इस समय ध्रुव मालिनी के लिए जो कुछ भी जरूरी था वो सब करने को तैयार था। लगभग 30 सेकंड में निहाल ने जग्गा का नंबर ढूंढ निकाला और उसने जग्गा का नंबर ध्रुव को मैसेज भी कर दिया था। सर, मैंने जग्गा का नंबर आपको भेज दिया है। ध्रुव ने मोबाइल निकाला और जग्गा को फोन लगा दिया। ध्रुव के इस कदम से वहां मौजूद हर शख्स हैरान था। जग्गा को फोन लगाना मतलब मौत को दावत देना। वहां खड़े वेटर, रेस्टोरेंट के ओनर के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कात्या और उसका गैंग हैरत में खड़ा होकर ध्रुव को ही देखे जा रहा था। जग्गा ने फोन उठाते ही कहा, कौन बोल रहा है? जग्गा गुस्से में बोल रहा था। उसे इस तरह नए नंबर की कॉल्स लेना पसंद नहीं था। क्या जग्गा बोल रहा है? ध्रुव के इतना कहते ही जग्गा की तरफ से एक मेज पलटने की आवाज आई।
जग्गा को इस तरह से अपना नाम सुनने की आदत नहीं थी। उसे इस तरह से छेड़ना मतलब आफत को बुलाना। किसने मुझे कॉल कर अपनी मौत बुलाई है? ध्रुव ने शांत आवाज में कहा। इतनी नाराज मत हो, मेरी दोस्त ने तुम्हारी शराब की बोतल तोड़ दी है। बस मुझे ये बताओ कि मुझे कितने पैसे देने होंगे। आजकल के क्रिमिनल गैंग को क्या हो गया है, कोई भी मुंह उठाकर गैंग लीडर को फोन मिला देता है और बोतल का दाम पूछता है। पर अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम दुनिया पर राज कर सकते हो। जग्गा का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसने गुस्से में कहा, What the hell? मेरी बोतल के तुझे 60 लाख देने होंगे। एक बोतल देसी शराब के 60 लाख रुपए। तब जानते थे कि इतने पैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास नहीं होंगे और अब सब लोग ये देखना चाहते थे कि ये सब कैसे खत्म होगा। पर सबके चेहरों के भावों को इग्नोर करते हुए ध्रुव ने कहा, 60 लाख रुपए कुछ कम नहीं है। मैं उस बोतल का 6 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। मुझे पता नहीं तुम में ये पैसे लेने की हिम्मत है भी या नहीं। हिम्मत है या नहीं, ये बात कुछ अजीब थी। इसे सुनकर सभी हैरान थे। जग्गा की हंसने की आवाज सुनाई दी। तुम थोड़ा इंतजार करो और देखो। इतना कहकर जग्गा ने फोन काट दिया। वहीं रेस्टोरेंट में सभी लोग हैरान थे। ये लड़का सच में मरना चाहता है। यहाँ तक कि निहाल को भी ध्रुव के बिहेवियर में कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। जग्गा जैसे गैंगस्टर के सामने ध्रुव शांत था। तुमने बहुत बड़ी मुसीबत को गले लगा लिया है। रेस्टोरेंट ओनर ने बेबसी के साथ कहा। निहाल भी ध्रुव के काम करने के तरीके से कन्विंस नहीं था। उसने बेबसी से कहा, ध्रुव सर, दिल्ली जैसे शहर में गिल फैमिली का एक मामूली सा प्यादा निहाल भी शहर का सबसे पैसे वाला शख्स था। ध्रुव ने निहाल को देखकर पूछा, क्या तुमको भी लगता है कि मैंने कुछ गलत किया? निहाल ने अपने चेहरे की प्रोफेशनल मुस्कान को बरकरार रखते हुए कहा, ऐसा नहीं है। हालांकि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कहा जाता है लोकल गैंगस्टर से उसके एरिया में पंगा मत लो। ध्रुव ने एक पल सोचकर कहा, शायद जिन लोगों का पाला लोकल गैंगस्टर से पड़ा था वो इतने ताकतवर नहीं थे, इसलिए ऐसी बातें कह दी होंगी। अचानक रेस्टोरेंट के बाहर सड़क में भगदड़ मच गई और एक पल में ही शांति छा गई। साफ समझ में आ रहा था कि जग्गा आ चुका था। क्या होगा जब ध्रुव और जग्गा का आमना सामना होगा? क्या ध्रुव बचा पाएगा मालिनी को? बेहतर होगा कि तुम मेरे 6 करोड़ रुपए तुरंत दे दो, नहीं तो अभी इसी समय तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। जग्गा जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर आया, उसके सामने 20-22 साल का एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट खड़ा था। उसकी इतनी हिम्मत थी कि जग्गा को छेड़ी। जग्गा ने आते ही सीधा मुद्दे की बात की और ध्रुव से 6 करोड़ रुपए मांगे। ये प्राइस ध्रुव ने ही उसे ऑफर किया था और उस पर भी हिम्मत की बात कही थी। ध्रुव ने जग्गा को देखकर मुस्कुराकर निहाल से कहा, इसे 60 करोड़ रुपए दे दो। ध्रुव के इतना कहते ही सबके चेहरे के होश उड़ गए, खुद जग्गा के भी। बात तो केवल 6 करोड़ की हुई थी और ध्रुव ने अपनी तरफ से ही देशी शराब की एक बोतल का रेट 60 करोड़ कर दिया था। 60 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था। इतना कैश किसी भी बैंक में नहीं होता और ध्रुव उसे 60 करोड़ रुपए देने को तैयार था। निहाल अपनी जगह पर खड़े होकर तन कर आगे बढ़कर बाहर चला गया। थोड़ी देर में निहाल अपने साथ पैसों से भरा सूटकेस लेकर आ रहा था। जग्गा इस शहर को अच्छे से जानता था। यहाँ बहुत कम ही फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास 60 करोड़ रुपए ऐसे ही पड़े होते होंगे। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो एक शराब की बोतल के बदले 60 करोड़ रुपए देने को राजी हो जाए। जग्गा की सारी जिंदगी क्राइम से रिलेटेड नेगोशिएशन करते हुए बीती थी। वो कई तरह की सिचुएशंस का सामना कर चुका था, गैंग वॉर की झड़पें हों या फिर पुलिस का सामना या दूसरे गैंग्स के साथ कॉम्प्रोमाइज। जग्गा ने बहुत कुछ देखा था और आज पहली बार वो इस तरह की सिचुएशन में फंसा हुआ था। सब बाकी पैसों के लिए हमें बैंक चलना होगा। निहाल ने जग्गा को बताया था कि 10 करोड़ रुपए यहाँ मौजूद हैं। निहाल जग्गा को लेकर चला गया। जग्गा ने अपनी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे थे। उसके सारे एसेट्स को मिलाकर भी 2-3 करोड़ से ज्यादा नहीं होंगे, पर आज उसके सामने 60 करोड़ रुपए थे। थोड़ी देर में ही जग्गा और निहाल वापस उसी रेस्टोरेंट में आ गए। जग्गा के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। उसके पास 60 करोड़ रुपए थे। उसे एक अनजान लड़के ने एक बोतल के टूटने पर 60 करोड़ रुपए दे दिए थे। अब जग्गा ध्रुव के सामने बहुत ही शरीफ इंसान की तरह पेश आ रहा था। सर, क्या आप लोग यहाँ के लोकल हैं? जग्गा के पूछने पर ध्रुव ने उसे घूर कर देखा। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं, तुम्हें हमारे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं। जग्गा को ध्रुव ने सीधे ही जवाब दे दिया। जग्गा को लगा बात तो सच है। अगर पैसे मिल गए हैं तो उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो ध्रुव के बारे में कुछ भी पूछे। जग्गा ये भी समझ चुका था कि ध्रुव यहाँ का लोकल नहीं है, पर उसे ये भी समझ में आ गया था कि वो ध्रुव को छेड़ने की गलती नहीं कर सकता है। जग्गा ये भी समझ गया था कि अगर ध्रुव ने बगैर कहे शराब की बोतल के रेट बढ़ाए हैं तो उसका सीधा सा मतलब था कि ध्रुव अपनी सुपीरियरिटी दिखाना चाहता था और पैसे लेकर जग्गा ने खुद को ध्रुव से नीचे कर लिया था। थोड़ी देर पहले तक दोनों बराबरी पर थे, पर पैसे लेने के बाद अब जग्गा ध्रुव से छोटा हो चुका था। ध्रुव ने एकदम से जग्गा को बता दिया था कि जग्गा उससे दुश्मनी नहीं कर सकता, ना ही उसे नाराज कर सकता है।
क्योंकि उसकी नाराजगी जग्गा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ये बात दिमाग में आते ही जग्गा एकदम से डर गया। गैंगस्टर्स के बीच कहा जाता था, पैसे उतने ही लो जितने पचा पाओ और दुश्मनी उतनी ही करो जिसे अफोर्ड कर पाओ। जग्गा डर रहा था। उसे याद आया कि ध्रुव ने 6 करोड़ रुपए देते वक्त कहा था, अगर तुम में लेने की हिम्मत है तो मैं 6 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। और फिर ध्रुव ने जग्गा को 60 करोड़ रुपए दे दिए। ध्रुव में तो 60 करोड़ रुपए देने की हिम्मत थी, पर जग्गा में 60 करोड़ पचा पाने की हिम्मत थी या नहीं। अगले पल जग्गा को लगा जैसे वो होश में आया हो। मुझे माफ करिए मिस्टर गिल, मैं सारे पैसे रिफंड करना चाहता हूँ। मैं आपको नहीं जानता हूँ, बस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जग्गा में पैसे लेने की हिम्मत नहीं थी तो जग्गा ध्रुव को नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। आने वाले समय में किसी भी नुकसान से बचने का सबसे अच्छा तरीका था कि ध्रुव के पैसे उसे वापस कर चुपचाप माफी मांग ले, नहीं तो पता चले जग्गा का नाम ही ना रहे। जग्गा को देखकर ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें इतना अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं। जग्गा ने ध्रुव के चेहरे पर 60 लाख जाने की जरा भी शिकन नहीं देखी। नहीं सर, मैं अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये सच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसे मैं आपके लिए सॉल्व करना चाहता हूँ। जग्गा दोनों हाथ बांधकर बहुत ही पोलाइट तरीके से खड़ा था। वहीं निहाल को ध्रुव का ब्लफ अब समझ में आया तो एक गहरी सांस लेकर वो खड़ा हो गया। वहीं कात्या ने जब जग्गा को ऐसे करते हुए देखा तो नाराजगी में बोला, बॉस ये लड़का आपको। इससे पहले कि कात्या कुछ कर पाता, एक जोरदार घूंसा कात्या की नाक पर जाकर लगा। तेरी इतनी हिम्मत कि मिस्टर गिल से ऐसे बात करे। इतना कहते ही कात्या के चेहरे पर 2-3 थप्पड़ और पड़े। जग्गा सच में ध्रुव से डर गया था और खुद को ध्रुव की नजरों में अच्छा दिखाने के लिए कात्या को कूट रहा था। कात्या और पूरा गैंग हैरान था। जग्गा अपने लोगों के लिए जान देने को तैयार हो जाता था। अगर जग्गा को पता चल जाए कि किसी ने उसके गैंग के लड़कों पर हाथ भी उठाया है तो वो मरने मारने पर उतारू हो जाता था। पर आज एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के के कहने पर जग्गा ने कात्या को मार मार कर बिछा दिया था। इसके बाद जग्गा ने अपनी जेब से चाकू निकालकर जमीन में गाड़ दिया और जग्गा ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, अगर तुम लोग कोई गलती करते हो तो मुझे अपने फसादों में घसीटने की कोशिश मत करना। अब सब के सब उठो और मिस्टर गिल से माफी मांगो। कात्या को लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। जग्गा किसी अनजान शख्स के लिए अपने लोगों से चाकू के दम पर माफी मंगवा रहा था। जग्गा ने सभी से माफी मंगवाई। क्या इसका मुझसे कुछ लेना देना है? क्या मेरा रुकना जरूरी है? ध्रुव ने जग्गा से पूछा। जवाब में जग्गा और भी ज्यादा पोलाइट होकर कहता है, इट्स ओके मिस्टर गिल, आप प्लीज जाइए, मैं लोगों को अभी समझा देता हूँ। इतना कहकर जग्गा ने ध्रुव को वापस भेजा। साथ में अपने गैंग के लड़कों को पैसे से भरे बैग ध्रुव की गाड़ी में डालने के लिए भी भेज दिया। ध्रुव ने एक बार भी पैसों की तरफ नहीं देखा। वो सीधा मालिनी के पास गया और मालिनी को उठाकर अपने साथ ले आया। ध्रुव ने एक बार जग्गा की तरफ देखा तक नहीं, जिससे जग्गा को अभी भी डर लग रहा था कि शायद उसने मिस्टर गिल को नाराज कर दिया है। जग्गा ने देखा ध्रुव मालिनी को सहारा देकर साथ ले जा रहा था। मालिनी की हालत ठीक नहीं लग रही थी, जिससे जग्गा को और भी ज्यादा डर लग रहा था। मालिनी को बचाने के बाद अब ध्रुव को अंजुम लोहिया से निपटना था। निहाल, मुझे एक टीचर की जरूरत है जो मुझे साइन लैंग्वेज सिखा सके। ध्रुव मालिनी से बात करना चाहता था। मालिनी भी ध्रुव को बहुत कुछ बताना चाहती थी, पर ध्रुव को उसकी बात ही समझ में नहीं आ रही थी। ध्रुव मालिनी को लेकर डॉक्टर के पास आया। मालिनी को ज्यादा चोट नहीं आई थी, वो दिल से बहुत कमजोर थी, इसलिए थोड़े में ही डर गई थी। निहाल ने ध्रुव को बताया कि वो ऐसे डॉक्टर्स को जानता है जो मालिनी को ठीक कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ध्रुव और निहाल बात कर ही रहे थे कि ध्रुव को एक नए नंबर से कॉल आया। ध्रुव ने हैरानी से फोन उठाया तो एक लड़की की डरी हुई आवाज आई। हेलो। लड़की ने पहले कंफर्म किया कि क्या उसकी बात ध्रुव से ही हो रही है या फिर। आप कौन बोल रही हैं? क्या बात है? ध्रुव लड़की की आवाज सुनकर ही समझ गया था कि वो किसी मुसीबत में है। हेलो ध्रुव, मैं निशा बोल रही हूँ, तृप्ति की बड़ी बहन। ध्रुव, तृप्ति नदी में कूदकर सुसाइड करने जा रही है। निशा ने डरते हुए फिर आगे बोला, ये सब मेरी ही गलती है। मैं अपना नाम और पहचान बनाने के लिए जल्दी में थी और इसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं जिंदल फार्मा की ओनर और सीईओ हूँ। एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते मैं जानती थी कि कैलिफोर्नियम का मेडिकल यूज बहुत ज्यादा है और कंपनियां इसे पैसे होने के बाद भी नहीं खरीद सकती हैं। इसलिए मैंने तृप्ति से वो कैलिफोर्नियम मांगा जो तुमने उसे गिफ्ट किया था और उस कैलिफोर्नियम के बल पर मैंने अपनी कंपनी को प्रमोट किया। ध्रुव जानता था कि कैलिफोर्नियम अंजुम लोहिया ने चुरा लिया था और निशा ने आगे बताया, अब जिंदल फैमिली अपनी सबसे बड़ी क्राइसिस फेस कर रही है। हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। उधर अंजुम ने प्रेस के सामने इनडायरेक्टली कहा है कि अगर हम दोनों बहनें उसके साथ एक रात गुजारेंगे तो वो हमें माफ कर देगा, नहीं तो कल तक जिंदल फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी।
अंजुम ऐसा होगा कि ध्रुव ने नहीं सोचा था, इसलिए ध्रुव ने निशा से पूछा। तो तुमने क्या सोचा है? निशा किसी भी सूरत में अग्री नहीं होती, पर बात जिंदल फैमिली की थी। ये घर बर्बाद हो जाएगा। निशा को इसकी भी चिंता नहीं थी, पर वो ये भी सोच रही थी कि उसके कारण जो कंपनीज और इन्वेस्टर्स बर्बाद हो जाएंगे, उनके परिवार और बाकी लोगों का क्या होगा। निशा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उसे सबके बारे में सोचना था। हालांकि निशा अभी भी ये नहीं जानती थी कि क्या करे, पर निशा जिंदल फैमिली और इन्वेस्टर्स जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उन सबको लेकर परेशान थी। ध्रुव के पूछने पर निशा ने कहा, आई डोंट केयर। इस समय मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम कैसे भी करके तृप्ति को बचा लो। मैं तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख रुपए डाल रही हूँ ताकि तुम उसे लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। वो अभी कुछ नहीं जानती है। हम लोग अपनी मुसीबत को देख लेंगे, मेरे मम्मी पापा। इतना कहकर निशा रोने लगी। निशा ने जता दिया था कि वो तृप्ति को कितना चाहती थी। निशा की बात सुनकर ध्रुव ने गहरी सांस ली और कहा, तृप्ति को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तृप्ति मुझसे नाराज है। क्या तुम उसे मेरा एक मैसेज दे सकती हो? ध्रुव की कॉन्फिडेंस से भरी हुई बात सुनकर पता नहीं क्यों निशा को उसके ऊपर विश्वास हो रहा था। क्या कहना है? उसे कहना कि वो 3600 से उल्टी गिनती गिनना शुरू करे। निशा को ध्रुव की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। इससे क्या होगा? इस उल्टी गिनती गिनने से क्या होगा? ध्रुव ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जब तक ये गिनती खत्म होगी, लोहिया फैमिली बर्बाद हो चुकी होगी। निशा ने ध्रुव की बात सुनकर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। उसने तुरंत फोन काटा और मन ही मन कहा, नॉनसेंस। निशा ने जब ध्रुव के बारे में सुना था कि उसने नकली बॉयफ्रेंड बनाने के बदले में तृप्ति को कैलिफोर्नियम दिया था, तो उसे लगा कि ध्रुव तृप्ति को पसंद करता है। इसलिए इस मौके पर वो तृप्ति और ध्रुव को इस जगह से कहीं दूर भेजना चाहती थी। पर अभी ध्रुव की नॉनसेंस भरी बातें सुनकर निशा की उम्मीदें खत्म हो गई थी। निशा के फोन काटने के बाद ध्रुव को भी बुरा लगा। जिंदल फैमिली इस समय अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी से गुजर रही थी और ध्रुव उसे उल्टी गिनती गिनने को कह रहा था। सोचकर ही ध्रुव को अजीब लगा। ध्रुव ने अपने आप से कहा, डायलॉग बाजी का भी टाइम होता है। वो तुझे अपनी बहन को ले जाने को कह रही है और तू यहाँ से डायलॉग मान रहा है। इसके बाद ध्रुव अपनी जगह खड़ा खड़ा हंसने लगा। उसे अपनी आंखों के आगे सीन दिखाई दे रहा था कि एक बिजनेस फैमिली जो कल बैंकक्रप्ट होने जा रही थी, और उस फैमिली में मुसीबत के दिन परिवार की छोटी लड़की 3600 से उल्टी गिनती गिन रही है। ध्रुव अकेला खड़े खड़े हंस रहा था। तभी निहाल उसे हैरत में देख रहा था और फोन कट जाने के बाद उसके पास आकर बोला, इज देयर एनीथिंग फनी ध्रुव सर? ध्रुव ने निहाल को देखकर कहा, अब डायलॉग बाजी का टाइम नहीं है, कुछ करना होगा। निहाल ने ध्रुव को देखकर हैरानी से पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आई थिंक फोन आने से पहले हम मालिनी मैम के इलाज के बारे में बात कर रहे थे। ध्रुव ने निहाल को देखकर कहा। अभी वो छोड़ो भी। उधर ध्रुव से बात करके निशा थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी। उसने खुद को अपने ऑफिस में पूरे 1 घंटे के लिए बंद कर लिया। उसके बाद निशा गुस्से में अपनी कार में बैठी और लोहिया फैमिली के कंपनी ऑफिस की तरफ चल दी। ऑफिस के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड उसकी जानकारी मांग रहा था और जैसे ही उसे पता चला कि गाड़ी में निशा जिंदल बैठी है, उसने ऐसे बिहेव किया जैसे वो निशा की ही उम्मीद कर रहा हो। मिस जिंदल, आप आ गई? सर आपका वेट कर रहे थे, आप प्लीज इस तरफ से जाइए। निशा ने कार से ही अंजुम जिंदल की ऑफिस की तरफ देखा और ऊंची सी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में अंजुम का ऑफिस दिखाई दे रहा था। तो तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अंजुम अपने ऑफिस के सोफे पर लेटा हुआ सिगार पी रहा था। ये लोहिया एंटरप्राइज के हेड ऑफिस की बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर बना हुआ एक प्रेसिडेंशियल स्वीट था। उसके ठीक सामने ग्लास विंडो थी जो फ्लोर से लेकर सीलिंग तक पूरी ट्रांसपेरेंट कांच की बनी हुई थी। आज तक निशा को हमेशा ही एक सक्सेसफुल बिजनेस लेडी के तौर पर जाना जाता था। वो जिंदल फार्मा की सीईओ थी, पर आज वो एक सामान की तरह यूज की जा रही थी जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए अंजुम की हर शर्त मानने को तैयार थी। निशा अपने चेहरे पर किसी भी तकलीफ को अंजुम के सामने नहीं आने देना चाहती थी। वो जानती थी कि जितना वो दुखी दिखाई देगी, अंजुम को उतना ही मजा आएगा। निशा ने सपाट चेहरे के साथ जवाब दिया, हाँ मैं आ गई। मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारा हर कहा मानूंगी। तुम बस मेरी बहन को कुछ नहीं करोगे, नहीं तो लोहिया और जिंदल दोनों परिवारों का एक सा हाल होगा। अंजुम सोफे से उठकर खड़ा हो चुका था। वो मन ही मन निशा की स्ट्रॉन्ग विल और टफनेस का कायल हो रहा था और ये सोचकर ही खुश था कि निशा जैसी खूबसूरत लड़की उसकी हर डिमांड पूरी करने को तैयार थी। अंजुम ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी हर डिमांड पूरी कर दोगी तो मैं उसे जाने दूंगा। अंजुम दुष्ट किस्म का इंसान था और बहुत अच्छे से जानता था कि वो जो चाहता है वो पा ही लेगा, पर पहले उसे निशा से जो चाहिए था वो तो पा ले। इसलिए कुछ सोचकर उसने आगे कहा, मैं जिंदल फैमिली को छोड़ दूंगा, बस तुम्हें मेरा हर कहा मानना पड़ेगा। अंजुम निशा को ललचाई नजरों से देखकर बोला, अब आ भी जाओ, मुझसे और इंतजार नहीं होता। इस विंडो के सामने खड़े होकर एक एक कर अपने सारे कपड़े उतारो।
अंजुम ग्लास विंडो की तरफ इशारा करते हुए निशा से बोला। निशा 5 फुट 9 इंच की थी। वो स्पोर्ट्स में रही थी। उसका नेचर थोड़ा बॉसी था, जिसके कारण लोग उसे पाना चाहते थे, और अंजुम लोहिया उसे सबके सामने इस तरह से जलील कर लोगों पर अपना प्रेशर क्रिएट करना चाहता था। अंजुम की इस तरह की डिमांड सुनकर निशा भी हैरत में थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। तुम कैसी बात कर रहे हो? वहां सामने से हाईवे जा रहा है, कितने लोग हैं? अंजुम ने उसकी बात सुनकर हंसकर उसकी ओर देखा और उसके पूरे चेहरे से हवस टपक रही थी। वो थोड़ा मुस्कुराकर आगे बोला। तो मिस जिंदल, तुम्हें क्या लगता है जिंदल फैमिली इस समय कहाँ खड़ी है? क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम्हारे ना नुकुर करने से तुम्हारी फैमिली पर क्या बीतेगी, और उसके लिए जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। अंजुम ने फिर ग्लास विंडो की तरफ देखते हुए कहा। तो मिस जिंदल, कई लड़कियां हैं जो इस विंडो के सामने आना चाहती हैं। तुम नहीं करोगी तो कोई और करेगा, पर एक बात को ध्यान रखना, तुम्हारी फैमिली की तकदीर अब तुम्हारे पास है। अंजुम की बात सुनकर निशा का पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। बेबसी में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो चुपचाप चलती हुई उस विंडो के सामने गई। अंजुम निहायती कनिंग किस्म का इंसान था। निशा ने देखा कि विंडो की ठीक सामने वाली बिल्डिंग की छत पर कई लोग इस नजारे को देखने के लिए खड़े थे। निशा को देखकर वो भद्दे इशारे कर रहे थे। उनकी चिंता मत करो, वो केवल चीयर लीडर्स हैं। केवल निशा को पाना उसका प्लान नहीं था, वो इन लोगों को भी ये दिखाना चाहता था। वो निशा को सबके सामने गंदे तरीके से ह्यूमिलिएट करना चाहता था। निशा विंडो के सामने बुत बनी खड़ी रही। तभी पीछे से अंजुम की आवाज आई। जल्दी करो। निशा ने पलटकर अंजुम को देखा। निशा की आंखों से आग बरस रही थी। वो अंजुम को 100 बार मार डालना चाहती थी। अभी अंजुम कुछ कहता, तभी उसका फोन बजा। अंजुम ने गुस्से से बगैर देखे फोन को काट दिया। उसे लगा इस समय उसे केवल ध्रुव ही कॉल कर सकता है। स्टूपिड फूल, इतना भी नहीं समझता कि मैं इस समय एक जरूरी काम कर रहा हूँ। अंजुम सोच रहा था कि ध्रुव उससे दया की भीख मांगेगा। उसके सामने निशा शस की तस खड़ी थी। अंजुम गुस्से में निशा की तरफ देखकर कुर्राया। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जल्दी करो। अंजुम धीरे धीरे अपना धीरज खो रहा था और उसका गुस्सा निशा की तरफ शिफ्ट हो गया था। अगर तुमको अकेले अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं तृप्ति को बुला लेता हूँ, तुम्हें कंपनी दे देगी। तृप्ति का नाम सुनकर निशा एक ओबीडिएंट स्टूडेंट की तरह कहना मानने लगी। निशा ने तुरंत अपनी जैकेट उतार दी। इसी के साथ अंजुम की हैवानियत भी जागने लगी। अंजुम एक रईस बाप की बिगड़ैल औलाद लग रहा था। आज तक वो कितनी ही सुंदर लड़कियों के साथ समय बिता चुका था, कितनी ही सुपर मॉडल्स और सेलिब्रिटीज के साथ वक्त बिता चुका था, पर वो निशा से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। निशा अपने शरीर में अंजुम की चुभती हुई नजरें देखकर अनकंफर्टेबल हो रही थी। पर तभी किसी ने दरवाजा नॉक किया। कुछ देर तक तो अंजुम ने इस आवाज को इग्नोर किया, पर ये आवाजें तेज होती चली जा रही थी। ये उसके पापा का ऑफिस था, तो जरूर किसी में इतनी तो हैसियत होगी जो उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दे। अंजुम ने खुद को शांत करते हुए पूछा, कौन है? दरवाजे पर खड़े शख्स ने जवाब दिया, मैं हूं तोमर। अंजुम तोमर को अच्छी तरह से जानता था। ये उसके पापा का बिजनेस पार्टनर और लोहिया एंटरप्राइजेस का सबसे मेन सप्लायर था। अंजुम ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, तोमर अंकल, अभी पापा तो ऑफिस में नहीं है, आप थोड़ा वेट कीजिए। मैं सेक्रेटरी को बोल देता हूँ कि वो पापा को इन्फॉर्म कर दे कि आप आ गए हैं। अंजुम अपने कमरे में कुछ भी करे, पर वो किसी भी सूरत में तोमर को इग्नोर नहीं कर सकता था। पर तोमर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तोमर ने मुस्कुराकर कहा, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। बस जब तुम्हारी अपने पापा से बात हो तो कहना मैंने कल अपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले उसे पढ़ा, पर मुझे और भी अच्छे ऑफर आ रहे हैं, तो मैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसे कह देना। तोमर की बात सुनकर अंजुम के मुंह से निकला, क्या? अंजुम को लगा जैसे किसी ने उस पर बिजली गिरा दी हो। भले ही अंजुम लोहिया एंटरप्राइजेस के साथ फुल टाइम काम कर रहा हो, पर वो ये अच्छे से जानता था कि तोमर उनकी कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। तोमर के जाने का मतलब था कि लोहिया एंटरप्राइजेस की आधी सप्लाई बंद हो जाना। तोमर ने जानबूझकर अपने प्राइस भी दोगुने कर दिए थे। इसके बाद भी उसने आज लोहिया एंटरप्राइज के साथ अपने अगले 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर दिया। अंकल, आप नाराज मत होइए, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। अंजुम को लगा उसके दरवाजा ना खोलने से तोमर नाराज है। नहीं, तुम दरवाजा बंद रखो। हम दोनों के दरवाजे एक दूसरे के लिए अब से बंद हैं। अंजुम को लगा कि तोमर उसके दरवाजा ना खोलने से नाराज होकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर रहा है। इसलिए उसने तोमर को मनाने की कोशिश की, पर उसकी बात पर तोमर ने बहुत अलग तरह से रिएक्ट किया। अंजुम एक हाथ में मोबाइल लेकर अपने पापा को कॉल करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ तोमर से बात कर रहा था। तोमर अंकल, आखिर बात क्या है? अंजुम कुछ टाइम काटने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने पापा से बात कर सके। वहीं बंद दरवाजे के आगे खड़े होकर तोमर ने नेगोशिएशन का कोई मौका नहीं छोड़ा। तोमर ने एकदम सीधे शब्दों में कहा, कोई मुझे और भी अच्छा ऑफर दे रहा है। अंजुम फिर भी कोशिश कर रहा था कि तोमर को मना ले। लेकिन अंकल, हम उससे भी अच्छा ऑफर दे सकते हैं।
अंजुम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लोहिया के सप्लायर को भी अपनी तरफ मिला लेगा। उधर तोमर ने सारी बातों को फुल स्टॉप लगाते हुए कहा, वो ऐसा ऑफर दे रहा है जो तुम लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? मुझे अब और परेशान करने की कोशिश मत करना। तोमर की बात सुनकर अंजुम एकदम शॉक में था। ये क्या हुआ? क्या तोमर को लोहिया फैमिली की ताकत का अंदाजा नहीं है? वो ऐसे कैसे कह सकता है कि हम उसके प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? और दुनिया में ऐसा कौन है जिसने लोहिया फैमिली के सप्लायर का भरोसा जीत लिया था? एकदम शॉक की कंडीशन में अंजुम ने अपने पापा को फोन मिलाया। उसके मोबाइल पर पहले से कई सारे लोगों की कॉल आ रही थी, पर अंजुम सभी को इग्नोर करते हुए पापा को फोन लगाने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर फिर से किसी की नॉक सुनाई दी। इस बार दरवाजे को नॉक होता हुआ देखकर अंजुम की जान में जान आई। तोमर अंकल, क्या आप वापस आ गए हैं? क्या आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हैं? पर बाहर से एक अलग आवाज सुनाई दी। अंजुम, मैं तुम्हारा किशन अंकल हूँ। किशन अंकल लोहिया फैमिली के बहुत ही क्लोज थे। अंजुम के पापा और किशन ने मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और किशन अंकल का अंजुम के साथ बचपन से ही कुछ खास लगाव था। किशन की आवाज सुनकर अंजुम ने राहत की सांस ली। किशन अंकल, पापा यहाँ नहीं है, मैं उन्हें ही कॉल करने जा रहा था। और अंकल, अभी अभी तोमर ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से। इससे पहले कि अंजुम अपनी बात पूरी कर पाता, किशन अंकल ने जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, बस पापा को बता देना कि मैंने रिजाइन कर दिया है। मेल उनको भेज दी है, बस मैं इन्फॉर्म करने आया था। वो नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम बस उन्हें बता देना। और कंपनी में मेरे जो शेयर हैं वो मेरे पास रहेंगे। एक पल के लिए अंजुम को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। किशन जो उसके पापा के बेस्ट फ्रेंड है, वो रिजाइन कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अंजुम ने हैरत में पूछा। इम्पॉसिबल किशन अंकल, क्या बात है? अंजुम का सारा मूड खराब हो चुका था। अंजुम परेशानी से अपने ऑफिस में टहल रहा था। बाहर किशन अंकल उसके पापा से फोन पर बात कर रही थी। किशन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या करने जा रहे हो? हम लोग बचपन से दोस्त हैं। अंजुम के पापा किशन अंकल से लाउड स्पीकर पर बात कर रहे थे, पर किशन की आवाज में कोई गिल्ट या कोई दुख नहीं था। आई एम सॉरी ललित, मेरे कुछ और प्लान है। किशन की बात सुनकर दोनों बाप बेटों ने अपना सिर पीट लिया। अंजुम के पापा ललित लोहिया किशन को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आवाज में अपनापन था। किशन मेरे भाई, तुम अपनी मर्जी से कोई भी ऑफर दो, मैं किसी भी प्राइस पर तुम्हें रखने को तैयार हूँ। हमारे बीच पैसों की बात तो कभी थी ही नहीं। बस बताओ तो क्या बात है? किशन के जाने से लोहिया एंटरप्राइजेस अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगा, क्योंकि कितने ही वेंडर ऐसे थे जो केवल किशन की फेस वैल्यू पर काम करते थे। वेंडर को तो वैसे भी मनाया जा सकता था, पर पब्लिक के बीच ट्रस्ट गया तो कंपनी ही चौपट हो जाएगी। इसका सीधा असर उनकी मार्केटिंग प्रोग्रेस और शेयर मार्केट पर पड़ेगा। और यही कारण था कि ललित लोहिया किसी भी सूरत में किशन को मनाकर रोक लेना चाहते थे। पर आखिर में किशन की एक लाइन ने ललित लोहिया को सदमे में डाल दिया। किशन ने कहा, वो मुझे ऐसा ऑफर दे रहे हैं जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। ललित लोहिया को हैरानी हुई, ऐसा कौन है? लोहिया एंटरप्राइज किशन को 5 करोड़ रुपए सालाना देता था। इसके अलावा और भी बहुत कुछ था जो सैलरी से बिल्कुल अलग था। ऐसा कौन था जो किशन को लोहिया से छीन रहा था? और उसने ऐसा क्या ऑफर दिया कि किशन बचपन की दोस्ती छोड़कर जा रहा था? लोहिया ने काफी कोशिश की, पर किशन नहीं माना। लोहिया समझ गया था कि कोई बड़ी मुसीबत आ रही है। उसे अभी तक पता नहीं चल पाया था कि आखिर उसके पीछे कौन पड़ा था। ललित लोहिया को लगातार फोन आ रहे थे। उसके कई सप्लायर्स उसे छोड़कर जा रहे थे। किशन ने फिर कहा, खैर ललित, तुम मुझे अब और परेशान मत करना। मैंने कई साल यहाँ काम किया है, कोई भी हो एक जगह रुकना नहीं चाहेगा। ललित ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन किशन उससे ऐसे बात करेगा। ललित कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है किशन, अगर तुमने सोच ही लिया है तो तुम्हें कौन रोक सकता है। पर हमारी इतने सालों की दोस्ती के बाद क्या तुम मुझे उस शख्स के बारे में बता सकते हो जो मेरे सप्लायर को और तुमको मुझसे छीन रहा है? मुझे लगता है कोई एक अकेला ही ऐसा कर सकता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये खेल कौन खेल रहा है? भले ही ललित ने किशन से उस शख्स के बारे में पूछा हो, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई भी उसके बारे में कुछ बता पाएगा। किशन को अभी अभी नई नौकरी मिली थी, वो इतनी जल्दी कोई भी जानकारी लीक नहीं कर सकता था। पर किशन के जवाब से लोहिया को हैरानी हुई, क्योंकि किशन ने कहा, मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है कि कौन सप्लायर तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, पर मैं तुम्हें उसका नाम जरूर बता सकता हूँ। और उम्मीद करता हूँ ललित, उसका नाम सुनकर तुम उससे पंगा लेने की गलती नहीं करोगे। मैं बस उसका नाम जानना चाहता हूँ। ललित लोहिया ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा तो किशन ने कहा, उसका नाम है ध्रुव गिल। किशन के कहने पर ललित लोहिया चौंक गया। अपनी 50 साल की उम्र में उसने आज तक ऐसा कोई नाम नहीं सुना था। ललित ने 1-2 बार इस नाम को रिपीट किया। ध्रुव गिल, ध्रुव गिल,
दिल्ली में इतना पैसे वाला कौन है, ये नाम पहले कभी नहीं सुना। ललित अपने आप से कह रहा था। ललित की बात सुनकर किशन ने कहा, ललित, हमारी दोस्ती के कारण मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि ध्रुव गिल कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसका तुम्हें रास्ता काटना चाहिए। इतना कहकर किशन ने पीछे मुड़कर कहा, ललित, तुम उससे दूर रहना। किशन के कहने का मतलब था कि वो ध्रुव के साथ जुड़ने के अपने डिसीजन से खुश था। इसलिए नहीं कि वो बहुत पैसे वाला था या अच्छा ऑफर दे रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था। गिल फैमिली के साथ जुड़ने का मतलब था पावर। किशन ये कहकर जा चुका था, पर ललित को चैन नहीं आ रहा था। ललित अभी तक सोच ही रहा था कि ये ध्रुव कौन है और उसे बर्बाद क्यों करना चाहता है। ललित ने अपने आप से कहा, ध्रुव गिल कौन है? दूसरी तरफ अंजुम लोहिया डर से कांप रहा था। उसका डरना लाजमी था। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव की इमेज उसके दिलो दिमाग में छप कर उसे हॉन्ट कर रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा। ध्रुव ने उससे कहा था कि वो 2 घंटे में कैलिफोर्नियम का सारा पैसा वसूल लेगा और अभी केवल आधा घंटा ही बचा था। पहले ध्रुव ने उससे उसके सप्लायर्स छीने, फिर उसका स्टाफ और अब को फाउंडर भी कंपनी छोड़कर जा रहा था। इसके अलावा और भी कई सप्लायर और एम्प्लॉय उसे छोड़कर जा चुके थे। अंजुम ने अपना फोन ऑन किया और फोन को देखते ही गुस्से में ध्रुव को गाली बकने लगा। ध्रुव गिल, तुम आखिर कर क्या रहे हो? अंजुम अपने आप में बड़बड़ा रहा था। उसके फोन पर न जाने कितनी कॉल्स आई थी। सभी सप्लायर एम्प्लॉय तो जा चुके थे। अब इन्वेस्टर्स ने भी हाथ घसीटना शुरू कर दिया था। इन्वेस्टर की इस हरकत को और कुछ नहीं, केवल पीठ पर छुरा घोंपना कहा जा सकता था। एंड में अंजुम ने अपने पापा से कह दिया, पापा, मैं जानता हूँ ध्रुव गिल को। अंजुम ने जब ये कहा तो उसकी आवाज बैठ गई थी। उसके पापा ललित लोहिया ने उसे देखकर कहा, तुम जानते हो कौन है वो ध्रुव गिल? इस समय ललित केवल ध्रुव गिल के बारे में ही जानना चाहता था, कौन है और अचानक से पिक्चर में वो कहां से आ गया था। अभी केवल 1 घंटे पहले ही उसने अपना पहला कदम उठाया था और 1 घंटे में ही उसने लोहिया फैमिली को घुटनों पर लाकर रख दिया था। ललित लोहिया ने आगे कहा, वो शख्स कोई आम इंसान नहीं होगा। अपने पापा को इस हालत में देखकर अंजुम ने कहा, पापा, वो तो केवल एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। अंजुम की बात सुनकर पापा भड़क गए। अंजुम, तुमको लगता है ये मजाक चल रहा है? पापा की बात को बीच में काटते हुए अंजुम ने कहा, पर पापा, वो सच में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। पापा, मेरी बात का विश्वास करो। तो तुम्हें लगता है मेरे सारे सप्लायर, मेरे सारे एम्प्लॉय और मेरे इन्वेस्टर को एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला 20-22 साल का लड़का मुझसे छीन रहा है? तुम कहना चाह रहे हो कि एक लड़का मेरे बिजनेस पार्टनर का ब्रेन वॉश कर सकता है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अंजुम ने अपने पापा को इस तरह से कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि बोलते बोलते ही डिप्रेशन में आ गए थे या उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। पापा की बात अंजुम के लिए भी हैरानी भरी थी, पर वो खुद जानता था कि ध्रुव ने उससे क्या कहा था। अंजुम ने अपने पापा को समझाते हुए कहा, ऐसा इसीलिए पापा क्योंकि उसके पास पैसे हैं, बहुत सारे पैसे, वो भी शायद मेरी सोच से कहीं ज्यादा। इसके बाद अंजुम ने अपने पापा को पूरी कहानी शॉर्ट में बताई। अंजुम की सारी बातें सुनने के बाद पापा की भी हवाइयां उड़ चुकी थी। वो डर के बोले, अभी कितना टाइम बचा है? केवल 15 मिनट पापा। अंजुम का जवाब सुनकर पापा तुरंत हरकत में आ गए। तुम एक काम करो, जल्दी से उसे कॉल लगाओ, तुरंत ध्रुव गिल को कॉल करो। पर अंजुम के अंदर अभी भी थोड़ा सा ईगो बाकी था। उसने डरते हुए कहा, पापा, क्या उसको कॉल करना सही रहेगा? क्या और कोई तरीका नहीं है? अंजुम के सवाल से पापा लगभग पागल हो गए थे। वो पूरी ताकत से चिल्लाकर बोली, उसे कॉल लगाओ और उससे रहम की भीख मांगो, गधे। अंजुम के लिए भी ये कोई नई बात नहीं थी। आज तक शायद ही उसके पापा ने कभी उसे किसी के सामने सरेंडर करने को नहीं कहा होगा। इसका कारण था कि वो इस शहर में कई सालों से थे। उनकी जान पहचान भारत सरकार के कई मंत्रियों से लेकर लगभग शहर के सभी बिजनेसमैन से थी। उनके सारे बिजनेस पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स उन्हें छोड़कर जा चुके थे। सारे पुराने एम्प्लॉयज के जाने के बाद आगे बिजनेस करना मुश्किल होगा और एक दिन में कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। ऐसे में ध्रुव चाहेगा तो कंपनी को आराम से खरीद लेगा। ध्रुव ने एक बहुत ही खतरनाक चाल चली थी। इस चाल से किसी भी बिजनेसमैन को खत्म किया जा सकता था और इससे उसे कुछ नुकसान भी नहीं होगा, बल्कि भविष्य में वो कई गुना ज्यादा पैसे कमाएगा। अंजुम ध्रुव को फोन मिलाने के लिए जरा भी तैयार नहीं था। वो चुपचाप खड़ा सोच रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसे ऐसे खड़ा देखकर पापा ने फिर कहा, मैंने कहा उसे कॉल लगाओ और उससे रहम की भीख मांगो। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो? अंजुम अभी भी बचने की कोशिश कर रहा था। पापा, क्या उस ध्रुव के पास सच में इतनी ताकत है कि लोहिया फैमिली को बर्बाद कर सके? तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आकर लगा। हमारी फैमिली बर्बादी के कगार पर खड़ी है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? अगर कॉल न मिलाई तो दोबारा मुझे अपना बाप मत कहना।
जब कोई चारा बाकी नहीं रह गया तो अंजुम ने फोन उठाया और गुस्से में ध्रुव को कॉल मिलाया। अंजुम ने फोन को अपने कानों के पास लगा रखा था और बेल जा रही थी। पापा वो फोन नहीं उठा रहा है। पापा के कहने पर अंजुम ने बेमन से कॉल तो लगाया, पर ध्रुव फोन नहीं उठा रहा था। अंजुम के चेहरे पर डर, गुस्सा और कंफ्यूजन तीनों एक साथ दिख रहे थे। अंजुम ने पापा के कहने पर 10 बार कॉल लगाकर देख लिया था, पर ध्रुव फोन नहीं उठा रहा था। पर पापा उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे। उनकी नजर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर थी। कुछ देर बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस किसी और के हो सकते थे। पापा के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और दुख साफ देखा जा सकता था। वहीं सामने अंजुम खड़ा होकर सोच रहा था कि क्या ध्रुव सच में इतना ताकतवर था। पापा की अंजुम से नजर मिली तो अंजुम ने कहा, पापा वो फोन नहीं उठा रहा है। पापा ने अपने सारे दुखों को समेटकर खुद को शांत करते हुए कहा, तो उसे मैसेज करो बेटा, उससे माफी मांगो। अंजुम को लगा जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। इतनी देर से उसे यह बात समझ में क्यों नहीं आई थी कि उसे मैसेज कर लेना चाहिए था। अंजुम ने फटाफट एक मैसेज लिखा, ध्रुव, कैलिफोर्निया मेरे पास है, मैं इसे तुमको वापस करना चाहता हूँ। मैसेज भेजते वक्त अंजुम अपने आप से बुरी तरह से नाराज था। उसे लग रहा था कि वो इस रेस को जीत रहा था, पर अचानक किसी ने उसे ट्रैक से बाहर कर दिया था। उसे पता नहीं था कि ध्रुव के सामने पूरा लोहिया खानदान कहीं टिक नहीं सकता था। पर अच्छी बात यह थी कि अंजुम को समझ में आ चुका था कि ध्रुव से उसका कोई मुकाबला नहीं था। उस दिन जिंदल फैमिली के सामने अंजुम को मुंह की खानी पड़ी थी और आज फिर से ध्रुव ने उसे उसकी हैसियत समझा दी थी। उधर मैसेज भेजने के बाद ध्रुव ने एंड में कॉल उठा ही लिया। क्या मिस्टर लोहिया बात कर रहे हैं? ध्रुव जानबूझकर अंजुम को प्रोवोक कर रहा था, पर अंजुम अपने आप को दबाकर बात कर रहा था। उसने बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया, ध्रुव प्लीज अब बस करो, हम पर रहम करो, मैं कैलिफोर्निया वापस कर दूंगा, इसके बाद हम अपने अपने रास्ते पकड़ लेंगे। अंजुम की बात सुनकर ध्रुव ने उसे रोकते हुए कहा, देखो अंजुम, इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। मैंने तुमको पहले ही समझाने की कोशिश की थी। मैंने तुमको लास्ट चांस भी दिया था, पर तुमने मेरा फोन काट दिया। अब देखते हैं कि हम लोग इस इशू को कैसे सॉल्व करते हैं। तुम्हारे पास कैलिफोर्नियम है, मेरे पास उसकी कीमत। ध्रुव बात बहुत ही पोलाइटली कर रहा था, इसलिए अंजुम को थोड़ी हिम्मत आ गई। देखो ध्रुव, मेरे पापा चीजों को ठीक करने के लिए पहल कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग एक एक कदम पीछे ले लें और इस कहानी को यहीं खत्म कर दें। मैं तुम्हें कैलिफोर्निया वापस कर दूंगा और मैं तुमसे माफी भी मांग रहा हूँ। अंजुम की बातों से लग रहा था कि वो अभी भी ध्रुव को सीरियसली नहीं ले रहा था, ना ही अपनी फैमिली को बर्बाद होता हुआ देखकर उसे कोई खास फर्क पड़ रहा था। इसलिए ध्रुव ने उसे चुप कराते हुए कहा, मुझे तेरे जैसे बेवकूफ की माफी की कोई जरूरत नहीं, न ही मुझे कैलिफोर्नियम की जरूरत है। तुम्हारा वेल विशर होने के नाते मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम सबको जाकर जिंदल फैमिली से माफी मांगनी चाहिए। उनके पैरों में लेटकर माफी मांगो जब तक वो तुमको माफ न कर दें। ध्रुव की बात सुनकर अंजुम खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। ध्रुव अब तुम ज्यादा बोल रहे हो। ध्रुव न केवल अंजुम को बल्कि पूरी लोहिया फैमिली को घुटने के बल चलकर जिंदल फैमिली के सामने माफी मांगने की बात कर रहा था, पर अंजुम की बात से ध्रुव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, देखा अंजुम, मैं इस आरोगेंस की बात कर रहा था। सोचो जरा, तुमने दोनों बहनों को अपने साथ रात गुजारने का ऑफर दिया था। अब मैं ये ऑफर तुम्हारी फैमिली को दूं तो तुम पर क्या बीतेगी? तुम सब घुटने के बल जाकर माफी मांग लो। इतना कहकर ध्रुव थोड़ी देर चुप रहा। वो अंजुम के जवाब का इंतजार कर रहा था। जब अंजुम ने कोई जवाब नहीं दिया तो ध्रुव ने आगे कहा, लगता है तुमको मेरी नेक सलाह पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं, अब मैं इसे अपने तरीके से सॉल्व करूंगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इतनी देर से ललित शांत खड़ा ध्रुव और अंजुम की बात सुन रहा था। उसे समझ में आ गया था कि ध्रुव से डील करना आसान नहीं था। उसने तुरंत अंजुम के हाथों से फोन छीन कर कहा, ध्रुव, मैं समझ गया हूं कि तुम बहुत पैसे वाले हो, मगर तुम लोहिया फैमिली को धमका नहीं सकते। हमारे सप्लायर और इन्वेस्टर को खरीद कर तुम्हें लगता है तुम हमारी फैमिली को ब्लैकमेल कर लोगे। हमारे पास इन परेशानियों से निपटने के और भी तरीके हैं। मैं इससे भी अच्छे सप्लायर ढूंढ कर लाऊंगा। मेरे पास टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। मुझे इन सबसे बाहर आने में कुछ दिन ही लगेंगे। तुम हमें बोली नहीं कर सकते। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा माफी मांगने और कैलिफोर्निया वापस करने को तैयार है, तो बात को यहीं खत्म कर दो। ललित लोहिया ध्रुव के इस एटीट्यूड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आज तक उसने ही लोगों को इस तरह से बुली किया था। वो अपने सामने अपनी लड़की को इस तरह किसी के हाथों का खिलौना बनते नहीं देख पाया। ध्रुव ने पहले जितनी ही शांति से जवाब दिया, अच्छा, तुमने कभी जादू देखा है? ध्रुव की बात ललित और अंजुम को समझ में नहीं आई। दोनों ने एक साथ पूछा, क्या? ये तुम लोगों के लिए एक सबक है। तुमने मुझसे जो कुछ भी लिया था उसे मैं सूद समेत वापस लेने जा रहा हूँ। और हाँ,
मेरे दिए टाइम में अब बस 10 मिनट ही बाकी हैं। तो चलो तुम लोग एक मैजिक शो देखो। ये मैजिक शो लोहिया फैमिली को धूल में मिला देगा। इतना कहकर ध्रुव ने फोन काट दिया। उधर अंजुम और ललित की नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर अटक गई। स्क्रीन में आ रहे नंबर नीचे गिरने शुरू हुए और अगले ही पल नीचे गिरने की वो स्पीड बढ़ती ही चली गई। ध्रुव की कॉल खत्म होते ही निहाल ने ध्रुव का ऑर्डर माना और शेयर मार्केट में बैठे अपने लोगों को इशारा दिया। अगले ही पल लोहिया एंटरप्राइजेस और लोहिया फैमिली से जुड़े सभी स्टॉक के प्राइसेस नीचे गिरने लगे। थोड़ी देर में सब खत्म हो चुका था। कोई भी नहीं समझ पाया कि पिछले 2 घंटों में क्या हुआ था। लोहिया एंटरप्राइज की सालों की मेहनत केवल 2 घंटे में ही बर्बाद हो चुकी थी, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने एक अनजान शख्स को छेड़ने की गलती कर दी थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोहिया फैमिली की अपना कर्ज चुकाने की भी हैसियत नहीं रह जाएगी। इस लड़ाई को जीतने के लिए ध्रुव ने काफी पैसे खर्च किए होंगे, पर जैसे ही लोहिया फैमिली खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर करेगी, ध्रुव इस कंपनी को वापस खरीद लेगा और जो भी उसने खर्च किया होगा उससे कहीं ज्यादा पैसा बना लेगा। ललित लोहिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का उसे इतनी बुरी तरह से मसल कर रख देगा। अंजुम ने स्क्रीन पर गिरते हुए लोहिया फैमिली के शेयर्स को देखकर कहा, पापा अब हम क्या करें? सारी लोहिया फैमिली वहां ऑफिस में आ चुकी थी। सब एक साथ स्क्रीन को देख रहे थे। अंजुम जानता था कि पापा के बगैर वो कुछ भी नहीं है। उसने पापा से पूछा तो पापा को रियलाइज हुआ कि उसके पास एक रास्ता बचा था, जिसे समझने में उन्हें 5 मिनट लग गए। पापा ने कहा, और हम कर ही क्या सकते हैं? हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है। अंजुम के पूछने पर ललित ने कहा कि वो रास्ता है जाकर जिंदल फैमिली से माफी मांगने का। इतना कहते ही ललित लोहिया अपने ऑफिस में गया और जाकर निशा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसे ऐसा करता हुआ देखकर निशा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे। अभी थोड़ी देर पहले वो दरवाजे के पीछे छिपी थर थर कांप रही थी और अंजुम फोन पर बिजी था। हालांकि अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था और ललित उसके सामने बैठा घुटनों के बल माफी मांग रहा था। ललित की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, निशा, मैं अपने लड़के की इस घटिया हरकत के लिए माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अंजुम ने जब कहा कि उसके पापा इस तरह निशा के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहे हैं तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। अभी थोड़ी देर पहले वो निशा को धमका रहा था, उसे ग्लास विंडो के सामने खड़ा कर अपने कपड़े उतारने को कह रहा था। बस आधे घंटे में उसके पापा निशा के पैरों पर पड़े थे। ललित लोहिया की नजर अंजुम पर पड़ी तो उसे धमकाते हुए बोले, इधर आ और निशा के पैर छूकर माफी मांग। ललित ने अपने लड़के को देखकर गुस्से में कहा। उनकी आंखें कह रही थी कि वो ही कारण है आज के इस दिन का। अंजुम के पास अब कोई और चारा नहीं था। कुछ देर पहले और अभी के इस नजारे में जमीन आसमान का अंतर था। निशा कंफ्यूज थी कि आखिर चल क्या रहा है। कभी जिंदल और लोहिया फैमिली के बीच अच्छे रिश्ते थे, नहीं तो जिंदल फैमिली तृप्ति की शादी अंजुम लोहिया से कराने के लिए तैयार ना होती। अंजुम ने अपने आप को गाली बकते हुए कहा, निशा, ये सब मेरे इग्नोरेंस और बेवकूफी के कारण हुआ है। मुझे अब समझ में आ गया कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। इतना कहते ही अंजुम अपने आप को थप्पड़ मारने लगा। निशा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ध्रुव के कहने पर लोहिया जैसी पावरफुल फैमिली उसके पैरों में गिरकर माफी मांगेगी। ललित ने अंजुम से कहा, यहाँ ऐसे मत बैठो, जाकर लोहिया फैमिली के सभी लोगों को बुला कर लाओ। ललित जानबूझकर इस तरह से बात कर रहा था। वो जानता था कि ऐसे बात करने से निशा उसे माफ कर देगी, क्योंकि अब लोहिया फैमिली का भविष्य निशा के हाथों में था। अभी अंजुम उठकर जाने ही वाला था कि निशा ने उसे रोकते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। अंजुम बहुत ही इमेच्योरली बिहेव कर रहा था। आपको उसे ठीक से समझाने की जरूरत है। निशा बहुत ही मैच्योरली बात कर रही थी। वैसे भी वो जिंदल फैमिली की सबसे बड़ी बेटी और जिंदल फार्मा की सीईओ और ओनर थी। अंजुम ने उसे भले ही बुरी तरह से ट्रीट किया था, पर वो लोहिया फैमिली से अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ सकती थी। उसे अभी पता नहीं था कि लोहिया फैमिली बर्बाद होने के कगार पर है। ललित ने तुरंत अंजुम को ऑर्डर दिया, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? जाकर निशा को घर छोड़कर आओ, और आज के बाद जिंदल की हर परेशानी हमारी परेशानी होगी। नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा। हमारा सब कुछ बाद में, पहले देखना कि इन्हें कोई परेशानी ना आ रही हो। ललित अंजुम को समझाते हुए बोला, जिस पर अंजुम ने जवाब दिया, जी पापा। इसके बाद अंजुम निशा को लेकर चला गया। वहीं निशा अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्या हुआ होगा। ये लोहिया इतने अच्छे तो नहीं थे। इसके बाद अंजुम ने ध्रुव को कॉल किया। ध्रुव, हमने वैसा ही किया जैसे तुमने हमसे करने को कहा था। अंजुम की बात सुनकर ध्रुव ने हंसते हुए कहा,
तुम कुछ भी करो, मुझे बताने की क्या जरूरत। अंजुम ऊपर से तो शांत दिख रहा था, पर मन ही मन ध्रुव को भला बुरा कह रहा था। ध्रुव के बच्चे, तुझे क्या लगता है मैं तुझे ये सब बताऊंगा? फिर शांत आवाज में ध्रुव बोला, अब तुम प्लीज हमसे अपना कंट्रोल हटा लो। अंजुम ध्रुव से रहम की भीख मांग रहा था, पर ध्रुव पहले की तरह शांत था। तुम मुझसे क्या हटाने को कह रहे हो? ध्रुव की बात सुनकर अंजुम अब अपना धीरज खो चुका था। अंजुम ने जोर से टेबल पर दोनों हाथ मारते हुए कहा, ध्रुव, अब लोहिया फैमिली के साथ खेलना बंद करो और आज के बाद तुम जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। पर ध्रुव उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया कि जो मैं कहूंगा तुम वो करने को तैयार हो, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं लोहिया फैमिली को शांति से जीने नहीं देता। अंजुम ने जब ध्रुव की बात सुनी तो उसके मुंह से निकला, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अंजुम के पूछने पर ध्रुव ने जवाब दिया, देखो, मैंने तुम लोगों को एक अच्छी एडवाइस दी थी, मानो या ना मानो तुम्हारे ऊपर है। मेरी सलाह हमारे कल्चर, बिलीफ और हमारे संस्कारों के बेस पर थी, और बिजनेस को मैं बिजनेस की तरह देखता हूँ। लोहिया फैमिली का क्या करना है ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है। अंजुम गुस्से में चिल्लाया, तुम? ध्रुव ने उन सबको अच्छा बेवकूफ बनाया था। इतना सारा गिड़गिड़ाने का, जमीन में लौटने का कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सारा ड्रामा बेकार गया। फोन कटने के बाद उधर निहाल ध्रुव से बोला, ध्रुव सर, एक्विजिशन प्लान अच्छा रहा। शुरुआत में लग रहा था कि आपने काफी पैसे खर्च कर दिए हैं, पर मुझे लगता है कि हमने 3 गुना से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। निहाल खुशी से ध्रुव की तारीफ कर रहा था। ध्रुव उन लोगों में से नहीं था जो दिल में कोई मैल रखे, ना ही उन लोगों में से था जिन्हें अपनी तारीफ पसंद हो। ये तो केवल अंजुम जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए करना पड़ा था। उधर निशा अपने घर पहुंच चुकी थी। जिंदल फैमिली टूटने की कगार पर थी। निशा की फार्मा कंपनी में जो कुछ भी हुआ उसने पूरी फैमिली को तोड़ कर रख दिया था। उधर निशा के पहुंचते ही हाउसकीपर ने कहा, बड़ी दीदी आ गई। निशा ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छेड़ दिया हो। पर निशा ने आते ही पूछा, तृप्ति कहाँ है? क्या लोहिया फैमिली ने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया है? निशा के पूछने पर हाउसकीपर ने बताया कि तृप्ति घर पर ही है और उसका मूड खराब है। निशा तृप्ति के रूम में आई तो देखा तृप्ति ने रो रो कर आंखें सुजा रखी हैं। निशा को देखते ही तृप्ति ने पूछा। जवाब में निशा ने बस अपने कंधे उचका दिए। निशा की समझ में नहीं आ रहा था कि तृप्ति को पूरी कहानी कैसे बताए। उसे खुद भी कुछ नहीं पता था। निशा को लग रहा था कि आज जो हुआ वो उतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। कोई ऐसा था जिसने लोहिया फैमिली के लिए बहुत अच्छे से जाल बिछाया था और वो जीता भी था। निशा ये भी जानती थी कि वो जो भी था वो जिंदल फैमिली से नहीं था, क्योंकि जिंदल फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं था जो लोहिया को ऐसे धूल चटा सके। निशा के दिमाग में जिस एक शख्स का नाम आ रहा था वो था ध्रुव गिल। मगर ध्रुव ये सब कैसे कर सकता है, ये बात निशा की समझ में नहीं आ रही थी। ध्रुव का नाम दिमाग में आते ही निशा ने तृप्ति से पूछा, अरे हाँ तृप्ति, तुम्हारे और ध्रुव के बीच क्या चल रहा है? ध्रुव का नाम सुनते ही तृप्ति का मूड खराब हो गया। कुछ पल की चुप्पी के बाद तृप्ति ने कहा, ध्रुव, हमारे बीच कुछ नहीं है। मुझे लगता है आभा सही कह रही थी। ध्रुव वो पाना चाहता है जिसके वो लायक ही नहीं है। तृप्ति की बात सुनकर निशा कुछ कहना चाहती थी पर उसके मुंह से कुछ निकला नहीं। इसके अलावा निशा की तरफ से अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होता। उसे खुद कुछ पता नहीं था आज क्या हुआ था इसका असर पूरी दिल्ली पर पड़ेगा। लोहिया एक बहुत ही बड़ी बिजनेस फैमिली थी। किसी ने उसे घुटनों पर ला दिया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये ऐसी बात थी जिसे निशा अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती थी। उधर लोहिया एंटरप्राइजेस के ऑफिस में ललित और अंजुम गुस्से में फुफकार रहे थे। अंजुम गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, पापा, हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। ललित उससे भी ज्यादा गुस्से में था। उसे आज तक इस तरह से किसी ने बुली नहीं किया था। ललित गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोला, हम इतनी आसानी से इसे नहीं छोड़ेंगे। दिवाली आने वाली थी, इसलिए ध्रुव दोपहर भर बैठकर लोहिया फैमिली के सारे एसेट्स को देखकर अपना हिसाब किताब लगाता रहा। ध्रुव को जल्दी घर जाना था। वहीं यूनिवर्सिटी के एक कॉफी शॉप में कार्तिक और जास्मिन बहुत समय के बाद मिले। कार्तिक ने जास्मिन को बहुत जरूरी काम से बुलाया था। जास्मिन, बहुत दिनों बाद मिले, तुम कैसी हो? जास्मिन कार्तिक को देखकर मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में एक दर्द था। कार्तिक, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो? आजकल कॉलेज क्यों नहीं आते? जास्मिन ने कार्तिक को देखा तो सवालों की झड़ी लगा दी। मुझे सब पता चल गया है। उस दिन क्या हुआ है। मैं ध्रुव के बारे में बात कर रहा हूँ। वो शहर के सबसे महंगे होटल में आता जाता है। मैं उसका कई दिनों से पीछा कर रहा हूँ।
कार्तिक ने जैस्मिन को पिछले कई दिनों में ध्रुव के सभी कामों के बारे में बताया। उसकी आवाज में कमजोरी थी, जिसमें गुस्सा भी भरा हुआ था। कार्तिक की बात सुनकर जैस्मिन हैरान रह गई। ध्रुव जैसा अंडरडॉग अचानक से इतना पैसे वाला कैसे हो गया? जैस्मिन को लग रहा था कि ध्रुव अपनी जिंदगी में किसी तरह सक्सेसफुल हो गया था। सफल? उसने मेरे पापा से उनका सब कुछ छीन लिया। उसने मेरी फैमिली, मेरा घमंड, सब कुछ तबाह कर दिया। उसने पापा को जेल भिजवा दिया। ध्रुव ने अपने पैसे के दम पर सब कुछ खरीद लिया। बताते बताते कार्तिक की आंखें गुस्से में जलने लगती हैं। कार्तिक, आई एम सॉरी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। जैस्मिन और कार्तिक उस दिन के बाद आज मिले थे। जैस्मिन कार्तिक के जाने के बाद कुछ छोटे मोटे काम कर रही थी और कार्तिक लोगों की दया पर जिंदा था। वो जानता था कि सारी मुसीबत के पीछे ध्रुव का ही हाथ था, इसलिए कई दिनों से ध्रुव का पीछा कर रहा था और आज जैस्मिन को उसने इस सिलसिले में मिलने के लिए बुलाया था। पर मुझे पता है और मैं और कुछ जानता हूँ। ध्रुव के पास काफी पैसा है, पर इसके बावजूद भी वो एक फूल है। उसके पास पैसा है लेकिन उसमें दिमाग नहीं है। वो अपने पैसों को हमेशा के लिए बनाए नहीं रख पाएगा। मैं आज भी वही कार्तिक हूँ, उससे मेरा कोई मुकाबला नहीं है। अगर तुम साथ दो तो हम उससे अपना बदला ले सकते हैं। बताते बताते कार्तिक की आंखें चमकने लगी। वो जैस्मिन के करीब आकर बोला, जैस्मिन, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर तुम चाहो तो हम उस सोने के मुर्गे से अपना खोया हुआ सब कुछ पा सकते हैं। तुम्हारी होशियारी और तुम्हारा चार्म उसे तुम्हारे पास ला सकता है और मैं तुम्हें पीछे से बताता रहूंगा कि आगे क्या करना है। कार्तिक की बात सुनकर जैस्मिन शुरुआत में मना कर रही थी, पर बाद में कार्तिक की बात मानकर उसके प्लान में शामिल हो गई। पर कार्तिक, हमें बहुत संभल कर काम करना होगा। अगर उसे जरा भी शक हुआ तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। जैस्मिन कार्तिक को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर कार्तिक को अपने फुल प्रूफ प्लान पर कोई शक नहीं था। जैस्मिन, इस बारे में सोचो कि अगर हम ध्रुव को अपनी ओर बुलाने में सफल रहे तो अपना सब कुछ बदल सकते हैं। हम उससे सब कुछ वापस ले सकते हैं जो उसने हमसे छीना है। उधर यूनिवर्सिटी में दिवाली की छुट्टी अनाउंस कर दी गई थी और अगले दिन ध्रुव अपने घर के लिए निकल चुका था। इस बात से अनजान कि कोई उसका पीछा कर रहा था। अपने घर पहुंचकर शाम को जब ध्रुव अपने घर के पास ही टहल रहा था, तभी किसी ने उसे बुलाते हुए कहा, कॉलेज जाने के बाद अपने पुराने दोस्तों को तो नहीं भूले ना ध्रुव? ध्रुव ने देखा एक खूबसूरत सी लड़की सामने खड़ी थी। उसने कभी ध्रुव को लव लेटर लिखा था जिसमें उसने 100 जगह गलतियां की थी। ध्रुव उसका लेटर पढ़कर हंसते हंसते लोटपोट हो गया था। तब ध्रुव अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस रहता था और आज रिनी को सामने देखकर ध्रुव को अफसोस हो रहा था कि उसने केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दिया। अगर रिनी पर ध्यान दिया होता तो बात कुछ और होती। रिनी और ध्रुव क्लासमेट्स थे। रिनी ने 12वीं तक पढ़ाई की थी और फिर जॉब करने लगी। अभी उसे देखकर लग रहा था कि वो अच्छा कमा रही थी। रिनी बार बार ध्रुव की पढ़ाई को लेकर खुशी जता रही थी कि तुम्हारे जैसा लड़का आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। मन ही मन रिनी कह रही थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए तो कौन सा तीर उखाड़ लिया। मेरे बॉयफ्रेंड ने तो 12th के एग्जाम भी नहीं दिए, आज लोहिया एंटरप्राइजेज में सुपरवाइजर है।